Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. With respect to our commitment for CA intercompany law, ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो रहता है, that is audit and auditors. चैप्टर नंबर 9 सेक्शन 138 तक हमने कर लिया था. 139 से ऑडिट एंड ऑडिटर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है. नाउ बिफोर वी डाइव इनटू द कांसेप्ट्स, दो इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में रख लेना. व्हेनेवर आई से फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, वी आर स्टार्टिंग विद द कांसेप्ट्स, बट सेक्शन से पहले दो बातें. फर्म इंक्लूड्स एलएलपी एंड अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट. ये दोनों बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. मैं आपको पहले लेके जा रहा हूं समरी फ्लो चार्ट के ऊपर. ठीक है. बिकॉज दिस इज अ रिवीजन, प्योरली रिवीजन, लेकिन हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे. ध्यान देना. ये है एक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की समरी. बिकॉज इसके अंदर दो तीन बातें अलग अलग तरीके से आती है कि सर फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है, नॉर्मल कंपनीज के केस में क्या होता है. तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट जो है वो बना रखा है, उसको हम रीड करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नॉर्मल सेक्शंस. चलो सर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर समरी. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज. दो अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज डेल्ट बाय सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 और उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, उनकी टेन्योर होता है 5 इयर्स. तो जो आपका फर्स्ट एजीएम में अपॉइंटमेंट होएगा वो 6th एजीएम के कंक्लूजन तक चलेगा. इफ यू कैन एबल टू रिकॉल, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, दैट इज 139 सबसेक्शन 1. सो टेन्योर इज 5 इयर्स. अब बात आती है सर कौन अपॉइंट करेगा. सो नाउ फर्स्ट बिफोर टॉकिंग अबाउट हु शैल अपॉइंट, वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन वेदर द कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 177 और नॉट. 177 क्या है, बहुत बारी हमारा रेफरेंस आ चुका है कि सर 177 बात करता है ऑडिट कमिटी चाहिए या नहीं चाहिए. दिस सेक्शन पर से इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, दिस इज ऑफ सीए फाइनल कोर्स. लेकिन आपको ये चीज अब पता हुआ है कि सर सारी कंपनीज 177 में कवर्ड नहीं है. सो इफ ऑडिट कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इफ ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड, तो पहले ऑडिट कमिटी रिक्वायरमेंट वाली केस देख लेते हैं. उस केस में सर एक देखो लॉजिक लगाओ, बिल्कुल लॉजिक लगाओ. अगर ऑडिट कमिटी है हमारी, तो ऑडिट कमिटी सबसे पहले एक नाम रेकमेंड करेगी बोर्ड को. ठीक. सो ऑडिट कमिटी एक नाम रेकमेंड करेगी बोर्ड को. अगर बोर्ड एग्री करता है कि ठीक है भैया, लेट्स से ये जो है मिस्टर ए हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है, अभी हम आने वाले उस बात पे, लेकिन ऑडिटर ध्यान रखना कौन कौन हो सकता है. इट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो, इट कैन बी अ फर्म ऑल्सो, एंड फर्म इंक्लूड्स एलएलपी. तो सपोज उन्होंने बोला मिस्टर शर्मा को ऑडिटर बना दो, तो अब बोर्ड के हाथ में है. इफ बोर्ड एग्रीज तो वो रेकमेंड कर देगा ये नाम एजीएम के अंदर. प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड नहीं कर रहा. द वर्ड्स आई एम यूजिंग इज बोर्ड रेकमेंड करेगा. अपॉइंटमेंट कौन करेगा सर, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे. एंड इफ द बोर्ड डिसएग्रीज, वो कह रहा है नहीं मिस्टर शर्मा को जो है हमें नहीं बनाना ऑडिटर, ये नाम ठीक नहीं है, इन दैट केस इट मतलब बोर्ड शैल रेफर बैक दिस नेम टू द ऑडिट कमिटी साइटिंग रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट. तो बोर्ड जो है हवा में मना नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भैया ये रीजन है जिसके वजह से मिस्टर शर्मा को हम नहीं रेकमेंड कर रहे. ओके. नाउ इफ द कमिटी, ऑडिट कमिटी, आफ्टर कंसीडरिंग द रीजंस डिसाइड नॉट टू रिकंसीडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, वो कह रहा है ठीक है, ऑडिट कमिटी ने रीजन देखे और उन्होंने बोला भैया हम जो है रिकंसीडर नहीं कर रहे, हमारी तरफ से मिस्टर शर्मा ही है, तो उस केस में बोर्ड अपनी तरफ से एक नया नाम दे देगा मेंबर्स को फॉर अपॉइंटमेंट इन द एजीएम. एंड इफ उल्टा हो जाता है कि अब बोर्ड एग्री कर जाता है कि चलो ठीक है, मैंने आपको दोबारा भेजा था लेकिन आप नहीं मान रहे हो, हम मान जाते चलो मिस्टर शर्मा के लिए, then the board shall place this matter for consideration by the members at the AGM. ये था मेरा subsequent auditor. Now इफ ऑडिट कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, सर ऑडिट कमिटी नहीं होगा तो बोर्ड अपनी तरफ से नाम रेकमेंड कर देगा. किसको, मेंबर्स को. मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपॉइंटमेंट फाइनल कौन करने वाला है, मेंबर्स करने वाले हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग, जिसका टेन्योर रहेगा 5 इयर्स. ठीक है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो नाम कंसीडर करके रेकमेंड कर देंगे. नाउ फर्स्ट ऑडिटर, सर फर्स्ट ऑडिटर मतलब आप ये फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है. सी, अगर आप सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 पढ़ोगे तो उसका जो टेन्योर है दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम. तो दिमाग में डाउट आएगा सर कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद फर्स्ट एजीएम तक के जो अकाउंट्स बनेंगे उसका ऑडिट कौन करेगा, उस टाइम ऑडिटर कौन रहेगा. उसके लिए आता है सर उसके लिए आता है फर्स्ट ऑडिटर की प्रोविजन 139 सबसेक्शन 6. हिज टेन्योर इज टिल फर्स्ट एजीएम एंड हु शैल अपॉइंट, बोर्ड शैल अपॉइंट विद इन 30 डेज ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन. लेकिन अगर बोर्ड ने नहीं किया तो वो मेंबर्स को बताएंगे एंड मेंबर शैल अपॉइंट विद इन 90 डेज एट ईजीएम. सर ईजीएम क्यों बोल रहे हो सर, एजीएम तो नहीं है ना, अभी ईजीएम ही होगी क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर निकल के आ रहा है, तो एक ईजीएम रखवाई जाएगी और मेंबर्स उसके अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे. सो 139(1) एंड 139(6) आर विद रिस्पेक्ट टू अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज. अगर आप इसका लीगल देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कंपनीज कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बोथ.
तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज एज सच जो होता है वो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइन है, जिसको हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस में भी करते हैं। आपको एक बार मन हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अलग से टेस्ट करने का चांसेस थोड़ा कम है, वो आईसीएआर से नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज में जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी बात होती है सेक्शन 139(7). 139(1) और 139(6) हम कर चुके हैं, वो अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। गवर्नमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं 139(7) फर्स्ट ऑडिटर, उसका टेन्योर रहेगा टिल फर्स्ट एजीएम। और कौन अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कब तक? विद इन 60 डेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। अगर सीएजी ने नहीं किया तो अब करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज। मतलब ये 60 डेज में अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट 30 डेज में। और अगर बोर्ड में निकम्मा निकला, बोर्ड ने भी अपॉइंटमेंट नहीं किया, तो भैया मेंबर से करवा लो, उनको देंगे हम नेक्स्ट 60 डेज, मतलब और 60 डेज। तो जब एक्सपायर होएगा ये पीरियड, उसके बाद अगला पीरियड स्टार्ट होगा। क्या बात क्लियर है? तो 60 30 60 ये आप हल्का सा ऐसा बना के लिख सकते हो, 60 30 60। यहाँ पे ना डेज के चक्कर में कई बच्चे बहुत ज्यादा ना कोई मेमोरी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, ये डे वो डे, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, ये इजी है, इसको इसी तरीके से लर्न करो। 60 30 60 आप इतना बेसिक लर्न कर सकते हो। बट सर व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट ऑडिटर? सब्सिक्वेंट ऑडिटर बात होती है सबसेक्शन 5 में, और उसका टेन्योर क्या रहेगा? सर अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज में था 5 ईयर, क्या यहाँ पे भी 5 ईयर है? आंसर इज नो। यहाँ पे उसका जो टेन्योर है वो 1 साल का ही है। आई होप आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर। The first auditor tenure in both government and other than government companies is absolutely same from the date of incorporation से लेके first AGM. But other than government companies के केस में subsequent auditor का जो tenure है वो 5 साल का है, और government company के केस में 1 साल है। सरकारी कंपनीज है, बड़ा बड़ा 5 साल का हम ऑडिटर नहीं देंगे, गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, आप इतना स्मार्ट हो समझने के लिए जब मैं बोलता हूं गड़बड़ हो सकती है। क्लियर? सो उसका 1 साल का ही मतलब मोटा मोटा 1 साल, मतलब टेक्निकली यू विल लर्न दैट टेन्योर शैल बी टिल द कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर एजीएम। तो उस साल की एजीएम तक। सर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीएजी करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे बोर्ड और मेंबर्स का कोई भी रेफरेंस नहीं है सरकारी कंपनी से। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर में रेफरेंस आता है। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की एक समरी। इसको आपको चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख सकते हो। ये वाला देखो, ये वाला मत लिखो, ये एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, लेकिन आप इसको जो है पॉज करके, आई थिंक आपको सारा कुछ विजिबल होगा, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ओके। नाउ वी कैन मूव टू अवर मेन प्रोविजंस। चलो सर, सेक्शन 139 मैंने आपको करा दिया है, सबसेक्शन 1 मैंने आपको करा दिया है। कौन सिलेक्ट करेगा? रूल नंबर 3। अच्छा, जो हमने मैनर पढ़ा ऑडिट कमेटी का, रिकमेंडेशन का, वो सारा रूल 3 में है, तो वो भी हमने कर लिया है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैं आपको करवा रहा हूं कि व्हाइल कंसीडरिंग दिस अपॉइंटमेंट, जो भी पेंडिंग केसेस है, जो भी ऑर्डर्स पास हुए विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर। अब ये मैटर्स कहां पे पेंडिंग है, ऑर्डर किसने पास किए? इंस्टीट्यूट हमारा, या फिर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसके जो भी मैटर्स है वो सारे एक बार कंसिडर किए जाएंगे बाय द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड। क्योंकि भैया आप जिसको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो वो ठीक है ना, बंदा क्वालिफाइड है ना, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इज इट पॉसिबल दैट द ऑडिट कमिटी और बोर्ड में कॉल फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन व्हिच ही हैज नॉट प्रोवाइडेड? आंसर इज यस, पॉसिबल है। नेम रिकमेंडेशन वाली बात मैंने आपको करा दी है, एंड फर्दर रिकमेंड करा दिया है, ये करा दिया है, ये करा दिया, ये पूरा प्रोसेस हमारा खत्म हो चुका है, इसको यहां से करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ कम्स बैलेंस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी को ऑडिटर की तरह अपॉइंट करोगे, उसको रिटर्न कंसेंट देना है और उसको एक सर्टिफिकेट देना है, जिसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। पहले लर्न करो दो चीजें, क्या? सी एंड सी, consent and certificate. So before the appointment is made, written consent of the auditor is to be obtained, plus एक सर्टिफिकेट आएगा दो चीजों के बारे में। एक तो कुछ कंडीशंस है प्रिस्क्राइब, जो कि रूल नंबर 4 में है, हम उसको पहले देख लेते हैं। आ जाओ रूल नंबर 4 में, 4 चीजें बतानी है। सबसे पहले सर्टिफिकेट में वो ये चीज बोलेगा क्या? दैट ही और इट। सर ऐसा क्यों बोला ही और इट? सोचो सोचो सोचो, एक ऑडिटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक फर्म भी रह सकती है, तो ही और इट एक एक बात की वैल्यू होती है लॉ के अंदर, बस समझने की बात है। सो ही और इट इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। किसके अंदर? अंडर कंपनीज एक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट और इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। सी एक्ट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपको समझना है। ठीक है सर, कंपनीज एक्ट में कहां पे आती है डिस्क्वालिफिकेशन? सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, जो इसी चैप्टर में करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। मतलब 5 साल का अपॉइंटमेंट है, तो हम 5 साल के लिए अपॉइंट हो रहे हैं, हम 12 साल 13 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो रहे। ठीक है, नेक्स्ट,
द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स लेड डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। मतलब लिमिट्स मतलब आपको पता है कि एक ऑडिटर एक पर्सन के नाम पे 20 ऑडिट जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये 141(3) में आने वाला है, तो उसके हिसाब से जो लिमिट्स वगैरह है वो भी हम सारा कंप्लाई कर रहे हैं। एंड फोर्थ, वॉट एवर द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स वी हैव प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट, जो भी हमने डिस्क्लोज करी है सर्टिफिकेट में वो ट्रू एंड करेक्ट है। तो ये चारों चीजें उसको सर्टिफिकेट में लिख के देनी है। उसके साथ साथ उसको एक और चीज बतानी है, क्या, दैट द सर्टिफिकेट शैल इंडिकेट वेदर ही सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ 141 और नॉट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन 141। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं 5 थिंग्स, अगर आप यहां पे एग्जैक्टली लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 5 थिंग्स आर टू बी डिस्क्लोज्ड। ओके, 5 चीजें जो है वो उसको डिस्क्लोज करनी है इन द सर्टिफिकेट। नाउ इंटीमेशन टू द ऑडिटर एंड आरओसी, भैया कंपनी अगर मुझे एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो मुझे बताएगी और आरओसी को भी बताएगी। आरओसी को कैसे बताएगी, फॉर्म नंबर ADT 1 टू बी फाइल्ड विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग जहां पे अपॉइंटमेंट हुई है। तो The company shall inform the auditor concerned of his or its appointment, ये अब आपको क्लियर है, his or its, and file a notice of appointment with register in form number ADT 1 within 15 days of the meeting। ये कौन सी मीटिंग होगी जल्दी बताओ सर, ये AGM रहेगी, ठीक है। तो AGM के विद इन 15 डेज आपको ADT 1 फाइल करना है। ADT 2 और ADT 3 भी आने वाले, इसके सिवाय मैं सारे कंपनी लॉ के फॉर्म्स आपको दे दूंगा, ठीक है। वो आपको अक्टूबर एंड में भी चल जाएंगे, क्योंकि ये आप मोस्टली 1.5 दिन में यूज करोगे फॉर्म्स की समरी क्विकली करने के लिए। वो बहुत ही शॉर्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो रहेगा। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। NFRA के रिस्पेक्ट में छोटी सी चीज है, बस समझ लो कि एज पर रूल नंबर 3 ऑफ NFRA रूल्स, ये बेसिकली एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। सबके ऊपर NFRA नहीं लगता, स्पेसिफाइड के ऊपर लगता है। एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, मतलब 2 क्लॉज 20 में जो कंपनी है उसको छोड़ के कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर NFRA 1 फाइल करेगी। NFRA 1 फाइल करेगी। ऑल्सो सर्टन फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट्स जो रूल 3 सब रूल 1 क्लॉज ई में कवर्ड है, उनको भी NFRA 1 फाइल करना है। ये बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड करके छोड़ने वाली चीज है, लेकिन आपके मटेरियल में थी इसलिए मैंने कराई है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर टर्म ऑफ ऑडिटर। देखो, ये आपने सुना होगा ना टर्म रोटेशन, ये रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इट इज वेरी वेरी इजी। द ओनली इशू कम्स कि आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हो, मतलब ऊपर ऊपर से बस 5 और 10 लर्न कर लिया उससे काम नहीं चलेगा। एक बार पूरा सुनो मेरी बात। चलो, एक इंडिविजुअल एक कंपनी में मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो सकता है? सर इसके ऊपर आपका एक सवाल आना चाहिए कि क्या उस कंपनी के ऊपर 139(2) लगता है या नहीं लगता है। अच्छा सर, मतलब आप कह रहे हो कि ये जो रोटेशन के प्रोविजंस है ये सारे कंपनी पे नहीं लगते? आंसर इज नो, ये सारे कंपनीज पे नहीं लगते, ये सारे कंपनीज पे नहीं लगते। सो पहले देख लेते किन कंपनीज पे लगते हैं, फिर देख लेंगे कि इनका टेन्योर क्या रहता है। सो एक तो लिस्टेड कंपनी, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, लिस्टेड पे तो सब कुछ लगता है। एंड प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज रूल नंबर 5, उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज आने वाली है। फर्स्ट, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो जब पब्लिक से प्राइवेट हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लिमिट बढ़ा देंगे, तो उनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है। और अगर कोई भी और कंपनी हो प्राइवेट या पब्लिक, प्राइवेट या पब्लिक जो यहां पे नहीं आ रही है, जो यहां पे नहीं आ रही है, एक सेकेंड, यस, जो यहां पे नहीं आ रही है लेकिन उनकी जो है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पब्लिक बोरोइंग्स, मतलब बेसिकली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आपको ये ध्यान रखना है मैं 2 ही सोर्सेस की बात कर रहा हूं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग या फिर पब्लिक से डिपॉजिट्स। आपको याद होगा डिपॉजिट्स मेंबर से भी लिए जा सकते हैं, यहां पे हम पब्लिक डिपॉजिट्स कवर कर रहे हैं। वो 50 करोड़ और मोर है, वो 50 करोड़ और मोर है, तो भी वो यहां पे गिर जाएगा, इस क्लॉज में गिर जाएगा। इन 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर हम रोटेशन के प्रोविजंस लगा देंगे। और रोटेशन के प्रोविजंस क्या कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल है तो वो एक टेन्योर होल्ड करेगा, मतलब उसका 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का जो टेन्योर होता है उसके बाद उसको जो है छोड़ना पड़ेगा, उसको रोटेट होना पड़ेगा। और अगर एक फर्म है तो वो 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 कंसेक्यूटिव टेन्योर्स, 2 कंसेक्यूटिव टेन्योर्स जो है होल्ड कर सकती है। और सर 2 कंसेक्यूटिव टेन्योर मतलब एक टेन्योर कितने का? 5 का, तो टोटल कितना हुआ? 5 × 2 = 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। उसके बाद सर कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना पड़ता है, और कूलिंग ऑफ पीरियड कितने का होना चाहिए? 5 साल का, तो उस टाइम कोई और आएगा। दिस इज इन नटशेल योर रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, बाकी और पॉइंट्स पढ़ेंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, कूलिंग ऑफ पीरियड बता दिया है। नाउ What if some other firm has a common partner? Can it be appointed in those 5 years? Answer is no. सर समझ में नहीं आया। एक फर्म है ABC, दूसरी फर्म है CDE, तो C कॉमन है दोनों फर्म में। सपोज ABC ने अपने 10 साल खत्म किए A लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी, क्या उस 10 साल के बाद CDE अपॉइंट हो सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि कॉमन पार्टनर है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंटली फेयरली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये आपको दोबारा यहां से रीड करने की जरूरत नहीं, आपको चीजें समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो वो जो पुरानी वाली फर्म ने अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 साल खत्म किए तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो कॉमन वाली
कॉमन पार्टनर वाली फर्म, मेरे केस में एग्जांपल में CDE, वो अपॉइंट नहीं हो सकती। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन राइट्स आर अनअफेक्टेड, ये सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा है कि 5 साल रहना और 10 साल रहना ये लॉ के हिसाब से मैक्सिमम अलाउड है। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में ऑडिटर रिजाइन नहीं कर सकता या उसका रिमूवल नहीं हो सकता, दैट इज परफेक्टली अलाउड। लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो हम बता रहे मैक्सिमम टेन्योर जो है वो कितना रहेगा। क्लियर है बात? मेंबर्स के पास 2 राइट्स दी गई है। क्या? मेंबर्स बोल सकते हैं कि सर हम अपना ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर से कराएंगे। सो इट कैन बी 2 इंडिविजुअल, इट कैन बी 2 फर्म्स, और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो दिस इज अ पावर गिवन टू द मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स ये चीज रिजोल्यूशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पावर है उसके पास बोलने के लिए कि सपोज एक फर्म है ABC, तो कंपनी के जो मेंबर्स है वो ये बोल सकते हैं कि इस साल मिस्टर ए जो है पार्टनर, वो और उसकी ऑडिट टीम काम कर रही है, तो नेक्स्ट साल मिस्टर बी करेंगे। बिकॉज सी रियल लाइफ में कंपनी और कंपनी के मेंबर्स जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोल्यूजन वगैरह ना हो, तो मे बी दे वांट अ ब्रेक इन दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स टर्म। फर्म सेम है, मैं ये नहीं कह रहा फर्म चेंज हो रही है, लेकिन फर्म के अंदर ऑडिट पार्टनर है, उसको वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ए ने किया, अगली बार बी करेगा, अगले साल सी करेगा, फिर दोबारा ए करेगा, ऐसा बोला जा सकता है। दिस इज अ राइट गिवन टू द मेंबर्स। ठीक है, चलो नाउ पावर ऑफ सीजी की वो कुछ अपना जो है वो तरीका बताएगा, मतलब सीजी ने रूल नंबर 6 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। दिस इज फेयरली सिंपल, देख लेते हैं। अगर ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करती है, सर ये किस चीज के बारे में बात हो रही है? जब ऑडिटर रोटेट होएगा तो नया ऑडिटर कौन आएगा उसके ऊपर बात करी गई है रूल नंबर 6। एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइक वी टॉक अबाउट फर्स्ट अपॉइंटमेंट, कि अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी नाम रिकमेंड करेगा, नहीं तो बोर्ड खुद से कंसिडर कर लेगा। तो देख लो एक बार, अगर ऑडिट कमेटी है तो वो नाम रिकमेंड करेगी बोर्ड को। एंड क्या रिकमेंड करेगी, कौन सा नाम? द नेम ऑफ द इंडिविजुअल ऑडिटर और फर्म हु मे रिप्लेस द इनकम्बेंट ऑडिटर। इनकम्बेंट ऑडिटर मतलब जिसका टेन्योर पूरा हो रहा है 5 और 10 इयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बाय द बोर्ड शैल कंसीडर द रिकमेंडेशंस ऑफ सच ऑडिट कमिटी। और अगर व्हाट अबाउट अदर केसेस, ऑडिट कमिटी है ही नहीं, तो उस केस में बोर्ड अपनी तरफ से नाम कंसीडर करके रिकमेंड कर देगा टू द मेंबर्स। ठीक, चलो, फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ 2013 एक्ट, अगर कोई पीरियड है तो वो भी आपको कंसिडरेशन में लेना है। और उस केस में 3 साल का एक कहते हैं ना ट्रांजिशनल पीरियड दिया हुआ है। सर ट्रांजिशनल पीरियड मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूं, वैसे तो ये एक्ट के कमेंसमेंट के टाइम का प्रोविजन है तो इतना रेलिवेंट नहीं है, आज उसके लिए 10 साल से ज्यादा हो चुका है कि कंपनीज एक्ट हमारा चल रहा है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं क्योंकि आईसीआई ने आपके मटेरियल में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लो, जब मैं कहता हूं कि उसका पुराना वाला भी पीरियड आपको यूज करना है, मतलब इट विल बी काउंटेड, एंड 3 इयर्स का उसको एक ट्रांजिशनल पीरियड दिया हुआ है, तो रियल लाइफ में वो बंदा यूज करेगा व्हाटएवर इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, आपको समझ आ जाएगा। एक इंडिविजुअल है, उसके पास कितना टेन्योर रहता है? सिर्फ 5 इयर्स का। अब सपोज उसने 2013 एक्ट से पहले 4 साल काम किया है, तो लीगली हम देखें तो उसके पास कितना टाइम रहता है? 5 - 4 1। लीगली उसके पास कितना टाइम और रहता है? ही शुड कंटिन्यू फॉर 1 more year, बट नाउ ही विल ट्राई टू यूज हिज ट्रांजिशनल पीरियड। नाउ ही विल ट्राई टू यूज हिज ट्रांजिशनल पीरियड एंड ही विल से कि मैं एक की जगह 3 साल यूज करना चाहूंगा बिकॉज दैट इज मोर बेनिफिशियल। मतलब ही कैन लीगली स्टे फॉर 3 more years। सपोज उसने इमेजिन करो 3 साल जो है काम किया है बिफोर 2013 एक्ट। नाउ लीगली उसके पास और कितना टाइम है? 5 - 3 2। लेकिन अगेन ही विल ट्राई टू यूज ही कैन लीगली यूज हिज ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ 3 years। लेकिन सपोज उसने एक ही साल काम किया है 2013 एक्ट से पहले, जो हम कह रहे हैं कि कंसिडर किया जाएगा, तो अब उसके पास कितना टाइम रहता है? 1 कंपेयर टू 5। उसके पास 5 साल थे, तो 5 - 1 वो 4 साल और कंटिन्यू कर सकता है। सर लेकिन 3 इयर्स क्यों नहीं इसके अंदर आंसर होगा? अरे 3 इयर्स तो ट्रांजिशनल पीरियड है ना, दैट इज नॉट बेनिफिशियल ईयर। उसके पास 4 साल का लीगली पीरियड अलाउड है, तो ही कैन स्टे फॉर 4 more years। सो आवर आंसर व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड कि हाउ मच मोर ईयर्स ही कैन कंटिन्यू। सिमिलरली अगर ये फर्म का केस हुआ तो सर फर्म का मतलब फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, फर्म सपोज पिछले 12 साल से काम कर रही है, तो उसका तो 10 इयर्स जो 2013 एक्ट, मतलब 2013 एक्ट से पहले 12 साल से काम कर रही है। 2013 एक्ट आया और उसने बोला कि भैया आप तो 10 ही साल काम कर सकते हो, तो उसका तो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, लेकिन 3 साल का ट्रांजिशनल पीरियड उसको मिल जाएगा। तो इस केस में इट कैन कंटिन्यू फॉर 3 more years। इट कैन कंटिन्यू फॉर 3 more years। सिमिलरली अगर लेट्स से उसने 9 इयर्स कंप्लीट किया है, तो लीगली उसके पास कितना टाइम है? 1 साल और, बट स्टिल इट विल ट्राई टू यूज इट्स ट्रांजिशनल पीरियड, मतलब इट कैन यूज इट्स ट्रांजिशनल पीरियड एंड इट कैन कंटिन्यू फॉर 3 more years। ठीक, अब सिमिलरली सपोज उसने एक ही साल किया है 2013 एक्ट से पहले, एक ही साल किया है, तो नाउ इट विल यूज इट्स 9 more years, क्योंकि 3 साल से कंपेयर 9 years इज मोर बेनिफिशियल इफ इट वांट्स टू कंटिन्यू। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल
वो 9 ईयर्स और कंटिन्यू कर सकता है। तो बेसिकली आपको दो बातों का ध्यान रखना है, 2013 एक्ट से पहले का पीरियड, कमेंसमेंट से पहले का पीरियड इन विच दैट पर्सन और फर्म इज एन ऑडिटर, इट शैल बी काउंटेड, एंड 3 ईयर्स का जो है वो ट्रांजिशनल पीरियड उसको दिया जाएगा। तो ये आपके बुक में जो है वो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, नहीं तो मैंने कुछ यहाँ पे भी दिए हुए, स्क्रीन को पॉज करो और एक बार रीड कर लो, डाउट आए तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, इंडिविजुअल ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर इंडिविजुअल और फर्म्स जिनका नाम, ट्रेडमार्क या ब्रांड इज यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल इफ एनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों वर्ड्स लर्न करने, क्या क्या, नेम, ट्रेडमार्क और ब्रांड। सर इसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है कि ये ट्रेडमार्क एग्जैक्टली लीगली क्या होता है। ट्रेडमार्क मतलब अपना खुद का एक डिजाइन काइंड ऑफ अ थिंग, ब्रांड मतलब ब्रांड नेम। फॉर एग्जांपल ईवाई पता है आपको ईवाई फर्म पता है ना, तो एक एसआर बॉटली बॉय, अभी आप इंटर्नशिप में जाओगे, आर्टिकलशिप करोगे तो आप देखोगे ईवाई इज द ब्रांड नेम, एसआर बॉटली बॉय इज काइंड ऑफ अंडर इट्स ब्रांड नेम। तो एसआर बॉटली बॉय भी ईवाई का ही पार्ट माना जाता है। इसी तरीके से जैसे केपीएमजी है, उसके भी अपने खुद के एसोसिएट फर्म्स है। अगर कल को ईवाई का काम खत्म हुआ, मैं ये इंडिविजुअल का एग्जांपल है, नीचे फर्म का भी दिया हुआ है, तो मैं आपको फर्म के केस में समझा रहा हूं। अगर कल को ईवाई का जो है ऑडिटर 5 साल का या 10 साल का जो है वो खत्म हुआ, क्या एसआर बॉटली बॉय काम कर सकता है? आंसर इज नो। तो बेसिकली अगर कोई कॉमन नेम, ट्रेडमार्क या ब्रांड है तो वो भी इसके अंदर कवर कर लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एज वेल एज फर्म। तो देख लो, ऑडिट फर्म शैल आल्सो इंक्लूड अदर फर्म्स हुज नेम, ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। तो उसका ट्रेडमार्क, ब्रांड या नेम हमारा कोई पार्टनर यूज कर रहा है तो हम उसको सेम मान लेंगे। सो इट विल बेसिकली इंक्लूड दैट अदर फर्म। इंडिविजुअल ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर ऑडिटर, अदर इंडिविजुअल और फर्म, तो हम उसको सेम ही मान लेंगे। ठीक, चलो, इसका इंप्लीकेशन क्या निकल के आता है कि बेसिकली ईवाई का अगर 10 साल खत्म हो गया तो एसआर बाटली बॉय दोबारा, मतलब एसआर बाटली बॉय 10 साल के एंड में यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको सेम मान लेंगे। तो दिस इज फॉर रोटेशन एंड वी आर ट्राइंग टू ट्रूली कीप द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। रोटेशन क्यों कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के लिए, कोल्यूशन के चांसेस खत्म करने के लिए, क्योंकि 20-20 साल, 30-30 साल अगर एक ही बंदा ऑडिट करेगा तो जरूर वो घुल मिल जाएगा विद द मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंपनी। क्लियर? आगे, कंसेक्यूटिव ईयर्स का मतलब क्या होता है? ऑल द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द इंडिविजुअल फर्म हैज बीन एन ऑडिटर अंटिल द ब्रेक इज ऑफ 5 ईयर्स और मोर। ऊपर मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट हो सकता है जो टेन्योर रहता है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स और फर्म का 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? लगातार साल, अनलेस देयर इज अ ब्रेक ऑफ 5 ईयर्स और मोर। आगे बढ़े, चलो सर। डिस्क्वालिफिकेशन, द इनकमिंग ऑडिटर और फर्म शैल नॉट बी एलिजिबल इफ सच ऑडिटर और ऑडिट फर्म, मतलब इनकमिंग, इज एसोसिएटेड विद द आउटगोइंग ऑडिटर और फर्म अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म। तो इसका सिंपल एग्जांपल क्या हुआ? लेट्स से ए, बी, सी और डी, ई, एफ है। तो ए, बी, सी और डी, एफ अगर सेम नेटवर्क में काम कर रहे हैं, सर सेम नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नीचे दिया हुआ है, सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और कंट्रोल। तो सपोज ए, बी, सी और डी, एफ का कंट्रोल किसी एक ही हाथ में है, या फिर लेट्स से उनका ट्रेड नेम सेम है या ब्रांड नेम सेम ही है। फॉर एग्जांपल ईवाई वाला एग्जांपल ले लो, तो अगेन एबीसी का जब टेन्योर खत्म होगा तो डीईएफ उसके अंदर नहीं जा सकता। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल। अगेन द फोकस इज ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। अच्छा सर, ये रोटेशन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है? बताया ना आपको कि आपको एक ब्रेक देना पड़ेगा 5 साल का मिनिमम। ओके, मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कोई और अपॉइंटर, कोई और ऑडिटर आएगा तो इसको मान लेंगे कि यहाँ पे रोटेशन का जो है वो कंसेप्ट पूरा हो चुका है। अ स्पेसिफिक केस ऑफ फर्म्स डिस्क्वालिफिकेशन, ये जरा देखना। इफ अ पार्टनर, देखो मैं आपको सीधा समझा देता हूं, रीडिंग तो आप लेते रहोगे। मैं एक फर्म का पार्टनर हूं, लेट्स से एस एस एस, ठीक है, सिंपल ले लो, एस 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 में मैं एक पार्टनर हूं। मैंने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किए इस बार, मतलब मैं ऑडिट कर रहा था कंपनी का, और हमारी फर्म का जो है 10 साल यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक, ये सारा साइन होने के बाद 10 साल मेरे पूरे हो गए और मैं जाके बन गया एक पार्टनर एबीएस का। तो क्या एबीएस 10 साल के बाद यहाँ पे उस कंपनी को ऑडिट कर सकती है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे साइन करके हटाऊं, इट इज अगेन काइंड ऑफ अ केस ऑफ लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देख लो, इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ एन ऑडिट फर्म, मेरे केस में मैं, ऑल्सो सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, मैंने साइन किया। देखो पार्टनर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक इंचार्ज होता है ना उस पर्टिकुलर ऑडिट का, तो मैंने इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किए। इफ रिटायर्स फ्रॉम द सेड फर्म, मेरे केस में एसएसएस, एंड जॉइंस अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉन्सिक्वेंस इज दैट सच अदर फर्म इज ऑल्सो इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो अगेन ये तो बहुत सिंपल है कि मैंने साइन किया, मैं हट के दूसरे फर्म में चला गया, वो दूसरी फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी। जॉइंट ऑडिट के केस में वेयर अ कंपनी हैज अपॉइंटेड 2 और मोर इंडिविजुअल और फर्म्स और कॉम्बिनेशन एज जॉइंट ऑडिटर, कंपनी मे फॉलो द रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन सच मैनर दैट बोथ और ऑल ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स एज द केस में बी डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म इन द सेम ईयर। ये बेसिकली कंपनी के हाथ में है, कंपनी ऐसा कह सकती है, ऐसा चाह सकती है कि वो बीच में हो सकता है जॉइंट ऑडिट ना रखे, ताकि इंश्योर कर रही है, वो बेसिकली इंश्योर कर रहा है कि फर्म
और जो इंडिविजुअल ऑडिटर है उन दोनों का 5 और 10 साल जो है वो एक ही ईयर में खत्म ना हो, क्योंकि उस केस में वो दोनों हट जाएंगे और एकदम से नए लोग आ जाएंगे। इट इज ओके। 5 इयर्स का पीरियड कैसे मैनेज करना है, हो सकता है बीच में 2 साल सिर्फ फर्म ऑडिटर है और इंडिविजुअल नहीं है, तो वो दिस इज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है सर, कंपनी अपॉइंटमेंट कर रही है ना ऑडिटर का, तो इट इज इन इट्स हैंड्स। ठीक है, चलो ये वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑडिटर, ये ऑलरेडी हो चुका है। कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सर कैजुअल वैकेंसी से पहले मैं जरा पानी पी लूं। चलो कैजुअल वैकेंसी 139 सबसेक्शन 8 सेक्शन लर्न करना है इसका प्लीज। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, फॉर एग्जांपल रिजाइन मार गया ऑडिटर, या उसकी डेथ हो गई, या उसका रिमूवल हो गया, दिस इज नोन एज कैजुअल वैकेंसी। प्लीज अ पॉइंट टू बी नोटेड एंड अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल। इफ आई एम अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंड इफ आई डोंट ज्वाइन द पोस्ट, मैं कंपनी में आया ही नहीं, मैं ऑडिटर की तरह काम किया ही नहीं, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, दिस इज नॉट अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब है एटलीस्ट एक बार वो आ चुका है ऑफिस में और उसका एक्सपायरी ऑफ टेन्योर से पहले वो हट चुका है, दिस इज द केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। आई होप आई एम क्लियर। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड करता है, एक्सेप्ट इन वन केस जिसमें रिजाइन किया जाता है, उसमें आपको मेंबर्स का भी अप्रूवल चाहिए होता है, नॉर्मल केस में बोर्ड ही फिल करता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कैजुअल वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, टाइम पीरियड 30 डेज है क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर है, फटाफट से फिल करना है। बट अब मैं स्पेसिफिक केस बात कर रहा हूं, इफ द कैजुअल वैकेंसीज एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर, इन दैट केस द अपॉइंटमेंट शैल ऑल्सो बी अप्रूव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्सो। अगर ये वर्ड ऑल्सो नहीं होता तो पता है मैं क्या इंटरप्रेट करता कि रेजिग्नेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, नहीं, मैं कह रहा हूं रेजिग्नेशन के केस में मेंबर्स का भी अप्रूवल चाहिए, ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द मेंबर्स अप्रूवल। कितने टाइम में लिया जाएगा, विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। तो उनकी जनरल मीटिंग रखवा के उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। ये कब चाहिए, रेजिग्नेशन के केस में। बाकी केसेस में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग रखवाएगा, विद इन 30 डेज अप्रूव कर देगा, और उसका टेन्योर क्या रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टिल द कंक्लूजन ऑफ द अर्लियर ऑडिटर जिसकी कैजुअल वैकेंसी हुई है, वो सिर्फ एजीएम तक काम करेगा, उसके बाद जो है वो नया अपॉइंटमेंट करेंगे, वो 5 या 10 साल के लिए आगे कंटिन्यू कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, ये वाले गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन है जो हम ऑलरेडी फ्लो चार्ट में कर चुके हैं, हमारा काम सिंपल हो चुका है। राइट 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 राइट, ओके ओके। नाउ कैजुअल वैकेंसी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट कंपनीज, फ्लो चार्ट में हमने अपॉइंटमेंट की बात करी थी, वैकेंसी की नहीं करी थी। तो इन केस द कंपनी whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by CAG of India, then the casual vacancies to be filled by CAG within 30 days। जैसे बोर्ड था वैसे यहाँ पे CAG, लेकिन अगर CAG ने नहीं किया, मे बी बहुत बिजी था या कुछ भी हुआ, तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज अपॉइंटमेंट कर देना। सो दिस इज माय नॉर्मल प्रोविजन, लेकिन उससे पहले यहाँ पे CAG के पास चांस होता है विद इन 30 डेज फिल करने का। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। कैजुअल वैकेंसी वाली बात हमने उस वाले फ्लो चार्ट में नहीं पढ़ी थी, ये अपॉइंटमेंट का फ्लो चार्ट था, तो 139(8) कैजुअल वैकेंसी मैंने आपको दोनों से बता दिया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, कैन अ रिटायरिंग ऑडिटर बी रीअपॉइंटेड? कैन अ रिटायरिंग ऑडिटर बी रीअपॉइंटेड? आंसर इज यस, एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस। ठीक है, सी अगर आपका 5 या 10 साल का रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, अगर आपका 5 या देखो रोटेशन ऑफ ऑडिटर कहां पड़ा था, 139(2), ये सारे कंपनीज पे नहीं लगता, ये सारे कंपनीज में नहीं लगता ना। तो अगर आपका वहां पे 5 या 10 साल वाला प्रोविजन लग रहा है तो आप अपॉइंट हो नहीं सकते, वहां पे तुम बात करेंगे नहीं। लेकिन बाकी कंपनीज का क्या, बाकी कंपनीज में लेट्स से इंडिविजुअल का 5 साल का पीरियड खत्म हो रहा है, तो क्या उसके बाद उसका दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकता है? मतलब कैन द रिटायरिंग ऑडिटर बी रीअपॉइंटेड? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड कुछ चीजें ना हुई हो। सर क्या चीजें ना हुई हो? ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट, या फिर उसका मनी ना अपॉइंट होने का, ही हैज नॉट गिवन द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, उसने लिख के दिया भाई मेरे को होना ही नहीं है, या फिर अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड अपॉइंटिंग सम अदर पर्सन एज ऑडिटर और अदर फर्म एज ऑडिटर, और एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग कि दिस पर्सन और फर्म शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। तो ये 3 से 4 चीजें, मतलब वैसे 3 लेकिन देखा जाए तो टेक्निकली ये 4 चीजें अगर ना हुई हो तो रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। बट ये कब नहीं लगेगा सर? जब आपके ऊपर रोटेशन के प्रोविजंस लग रहे हो और आपका 5 या 10 साल का पीरियड पूरा हो रहा हो, क्योंकि उस केस में तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती दोबारा, आपको कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना पड़ेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड कितने का? 5 ईयर्स, 5 लगातार साल का ब्रेक आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? चलो सर, अगर एजीएम हुई और कोई ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं हुआ, रीअपॉइंट ही नहीं हुआ, मतलब मेरा लेट से रिटायरिंग ऑडिटर था, 5 साल पूरा हो चुका है, लेकिन एजीएम के उसके ऊपर कुछ, एजीएम में देयर इज नो टॉक अबाउट दैट थिंग, कोई बात ही नहीं हुई, तो क्या करे? उस केस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट।
तो पुराना वाला ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा एज एन ऑडिटर। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि कंपनी में ऑडिट ही नहीं होगा, राइट? So existing auditor shall continue. Now, in case the company, in those cases where the companies are required to constitute an audit committee under section number 177, सारी की सारी appointment shall be on the basis of recommendations by the audit committee। ये बड़ी बात नहीं है, ये हमारी जगह ऑलरेडी पढ़ चुकी है। इसके सिवाय जरा ध्यान दे, as per NFRA rules, एवरी ऑडिटर रेफर टू इन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। मैंने फिर से बता रहा हूं, सारे कंपनीज पे एनएफआरए नहीं लगता, बड़ी बड़ी और लिस्टेड कंपनीज पे ही लगता है। रूल 3 एज सच आपको यहां पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो एवरी ऑडिटर शेल ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल 3 कंपनीज शेल फाइल अ रिटर्न विद एनएफआरए ऑन और बिफोर 30th April एवरी ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ऑल्सो आपको ना पेज नंबर 16 में आपके मॉड्यूल में कुछ चीजें दे रखी है, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहां मैंने करवाए हैं, बाकी रीड करने का टाइम हो तो एक बार कर लेना। द एनएफआरए शैल पब्लिश द फाइंडिंग्स रिलेटिंग टू नॉन कंप्लायंसेस ऑन द वेबसाइट एंड एनी अदर मैनर एज इट कंसिडर्स फिट अनलेस इट हैज रीजंस नॉट टू डू सो इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग। एनएफआरए जो अगर एनएफआरए को कुछ नॉन कंप्लायंसेस मिलते हैं तो वो उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिश करता है वेबसाइट पे एंड इन एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मैनर एज वेल, अनलेस उसको लगता है कि नहीं भैया पब्लिक इंटरेस्ट में जो है हम ये नहीं करना चाहिए, हमें पब्लिश नहीं करना चाहिए, और उन रीजंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी, क्योंकि एनएफआरए के पास पूरा रिकॉर्ड्स का जो एक्सेस मिलने वाला है, उसके अंदर इट इज पॉसिबल इट में हैव एक्सेस टू सर्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अनलेस इट हैज रीजंस टू डू सो इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड द रीजंस आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो बेसिकली सारा काम पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से एंड में किया जाता है, ये एनएफआरए के रिस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 140 के बारे में बात करते हैं, रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। 3 बातें करने वाले हैं। सर ऑडिटर का रिमूवल मतलब क्या? ऑडिटर का रिमूवल मतलब उसका भी टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, उसका भी टेन्योर लेट्स से 5 साल का है ना। एक इंडिविजुअल का ऑडिटर, एक इंडिविजुअल हो या एक फर्म हो, वो 5 साल के लिए अपॉइंट की जाती है। सर फर्म भी 5 साल के लिए अपॉइंट करी जाती है। देखो आप 139(2) को प्लीज मिक्स मत करो विथ रिस्पेक्ट टू टेन्योर। जो टेन्योर होता है वो चाहे एक इंडिविजुअल हो चाहे फर्म हो, वो 5 साल का ही होता है। सर लेकिन आप तो कह रहे थे फर्म जो है वो 10 साल के लिए अपॉइंट करी जाएगी। अरे मैंने बोला कि रोटेशन अगर कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है तो उस केस में 10 इयर्स मैक्सिमम लगातार एक फर्म को अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ 10 साल का अपॉइंटमेंट होगा, 5 साल के लिए होएगा, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट होएगा अगले 5 साल के लिए। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, इवन इफ इट इज अ फर्म द टेन्योर इज ऑफ 5 years ओनली। आई होप दिस इज क्लियर, जो मैंने ओरिजिनल यहां पे बात करा था। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब अदर देन फर्स्ट ऑडिटर, चाहे फर्म हो चाहे इंडिविजुअल हो, अपॉइंटमेंट जो रहेगा वो तो 5 साल के लिए ही रहेगा। प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे बढ़ो। रिमूवल, अब सपोज उसका अभी टेन्योर खत्म नहीं हुआ है और उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है, लेकिन आपको एक सीजी का अप्रूवल चाहिए होगा प्लस मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए रहेगा। तो आ जाओ, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर 139 मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। फर्स्ट ऑडिटर भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में फर्स्ट ऑडिटर का रिमूवल ज्यादा नहीं होता है। तो देख लेते हैं, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, हाउ? ओनली आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ सीजी विच हैज बीन डेलीगेटेड टू द रीजनल डायरेक्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अभी प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है? आपको फॉर्म नंबर ADT2 फाइल करना होता है आरडी के पास और उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप ADT2 फाइल करोगे और ये कब करोगे? विद इन 30 days ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। आप देखो, सबसे पहले एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होएगा, उसके विद इन 30 days आप फॉर्म नंबर ADT2 फाइल करोगे। किसको? आरडी को। क्यों? यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर बिफोर यू गो फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। क्योंकि देखो, ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो तो हो सकता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि उसने आपकी कोई गड़बड़ पकड़ ली और आप उसको निकाल रहे हो और आप अपने किसी जान पहचान वाले को ऑडिट में लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो एक बार आरडी का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा और जिस दिन आरडी का अप्रूवल आ जाएगा उसके विद इन 60 days आपको मेंबर्स का मीटिंग रखवा के स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है। सर स्पेशल रेजोल्यूशन पहले क्यों नहीं लेते? आप मेंबर्स को बुलाओगे, एसआर पास करवाओगे और पता चले बाद में आरडी आपको अप्रूवल ना दे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो पहले आप एक बोर्ड मीटिंग रखवाओ, 30 days के अंदर अंदर ADT2 फाइल करो, आरडी का अप्रूवल आने दो, वो कभी भी आएगा चलेगा, और उसके विद इन 60 days आप मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ। ठीक, देखो आ जाओ, तो ये 60 days ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द आरडी आपको एक जनरल मीटिंग रखवानी है, उसका मैंने नीचे फ्लो चार्ट दिया हुआ है। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऑडी अल्टरम पार्टम, दिस इज अ बेसिकली, इसका एक सिंपल मीनिंग क्या है? लिसन टू द अदर साइड। किसी ऑडिटर को निकालने से पहले आप उसको क्या दोगे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, स्पेशल नोटिस फॉर रिमूवल। सर स्पेशल नोटिस कुछ हमने पढ़ रखा है क्या? चैप्टर 7 किया था ना हमने, सेक्शन नंबर 115, याद है आपको? 115 स्पेशल नोटिस आपको देना पड़ता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए। ठीक है,
आपको स्पेशल नोटिस 115 रिमूवल के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, विद इन 30 डेज आप एडीटी 2 फाइल करोगे रीजनल डायरेक्टर को। आपको अप्रूवल लेना है आरडी का एडीटी 2 फाइल करके, ये जब भी मिलेगा आपको, ये जब भी मिलेगा उसके बाद आप एजीएम रखवा देना और विद इन 60 डेज ऑफ द आरडी अप्रूवल आप एसआर पास कराओ और उसके बाद ऑडिटर को हम अलविदा कह देंगे। दिस इज अ ब्रीफ फ्लो चार्ट। ठीक, अब ऑडिटर की ड्यूटी इन केस ही रिजाइंस। अभी मैंने बात करी रिमूवल की, अब मैं बात कर रहा हूं रिजाइन की। तो ऑडिटर जो रिजाइन करना चाहता है वो एडीटी 3 फाइल करेगा। एडीटी 1 कब फाइल होता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट में, एडीटी 2 कब फाइल होता है विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडीटी 3 इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। सो ही शैल फाइल एडीटी 3 किसके साथ, कंपनी आरओसी के साथ, कब, विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। और ये क्यों फाइल कर रहा है, ही हैज टू डिस्क्लोज द रीजंस एंड फैक्ट्स रेलेवेंट टू हिज रेजिग्नेशन। ऑडिटर छोड़ के जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑडिटर इज काइंड ऑफ द पर्सन हु इज सर्टिफाइंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, रियल लाइफ में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर रिजाइन कर रहे हो तो भैया डिस्क्लोज करो रीजंस कि क्या हुआ, ऐसा क्या, क्यों रिजाइन कर रहे हो। तो फैक्ट्स और रीजंस आपका कीवर्ड है, ये आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ कंपनीज रेफर टू इन 139(5) मतलब गवर्नमेंट वाली कंपनीज, उस केस में इन दोनों के साथ साथ सीएजी ऑफ इंडिया को भी उसको बताना पड़ेगा, किसको, ऑडिटर को। चलो, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर और एक्सप्रेसली स्टेटिंग दैट ही वोंट बी रीअपॉइंटेड। सेक्शन 140 में हमने 3 बातें करनी है। पहला रिमूवल जो हमने बात कर ली, सेकंड रेजिग्नेशन वो हमने बात कर ली, और थर्ड एक्सप्रेस नोटिस किस चीज के लिए, कि ये बंदा जो रिटायर होने वाला है इसको रीअपॉइंट नहीं करना या फिर किसी और को अपॉइंट करना है। बात एक ही है, दोनों का इंपैक्ट क्या आ रहा है, रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होने वाला। ठीक है, सो उसके लिए आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। सेक्शन 115 याद है ना, 5 लाख और 1% वोटिंग पावर। आई होप यू रिमेंबर दैट। So special notice shall be required for a resolution at an AGM appointing as auditor a person other than retiring auditor or providing expressly मतलब clear terms में कि भैया किसको अपॉइंट करना है, छोड़ो ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है ना ये रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड हिज 5 और 10 ईयर्स, क्योंकि ये तो रोटेशन वाला कंसेप्ट है। जहां पे रोटेशन लग रहा है उसको छोड़ो, रोटेशन वाले में तो लॉ ही मना कर रहा है, लेकिन उसके सिवा अगर आप कहते हो ये वाली चीजें तो आपको जो है ये स्पेशल नोटिस वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ कंपनी के पास जैसे ही स्पेशल नोटिस आई उसकी एक कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को भेज दी जाएगी कि सुन, ओए सुन, एक स्पेशल नोटिस का बुलावा आया है और मीटिंग में ये बात रखी जा रही है कि या तो तू एक्सप्रेसली बोला जा रहा है कि तू रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा या तो किसी और को अपॉइंट किया जा रहा है तेरी जगह। तो बात यह है कि भैया आपका पत्ता कटने वाला है, रिटायरिंग ऑडिटर का पत्ता कटने वाला है। नाउ ही शैल हैव अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन रिटन मैनर। सो द रिटायरिंग ऑडिटर इफ ही मेक्स विद रिस्पेक्ट देयरटू मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेशल नोटिस a representation in writing to the company not exceeding reasonable length। अब वो 6 पेज का 10 पेज का जो है वो रिटर्न लेटर नहीं देगा, एक रीजनेबल लेंथ का वो एक लेटर दे सकता है, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। एंड ही मे रिक्वेस्ट द नोटिफिकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो बोलेगा कि प्लीज इसको जो है आप सर्कुलेट करा दो ताकि मैं अपनी बाजू, बोलते हैं ना कि आई वांट टू एक्सप्लेन माय साइड ऑफ थिंग्स, कि आप मेरे को क्यों रखो, मुझे कंटिन्यू क्यों करो, राइट। नाउ द कंपनी शैल अनलेस द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव टू लेट, अगर बहुत लेट आई है रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर रीजनेबल टाइम पे आ गई है तो कंपनी के ऊपर बोला, एक ड्यूटी बोली कि आप 2 चीजें करो। एक तो सबको बताओ कि ये फैक्ट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन कि भैया एक रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड, एंड सेकेंड उस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी आप सबको दे दो, जिनके पास भी नोटिस ऑफ एजीएम गया है उनको दे दो, एंड रिगार्डलेस कि वो नोटिस से पहले आई है या बाद में आई है। सो यू हैव टू, कंपनी के ऊपर बोला कि आप एक काम करो, प्लीज स्टेट द फैक्ट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट करा दो। ठीक है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट ड्यू टू इफ इट वॉज रिसीव टू लेट फ्रॉम द रिटायरिंग ऑडिटर और मे बी इट वॉज कंपनीज डिफॉल्ट, कुछ भी हो, अगर कुछ भी ऐसा कोई रीजन हुआ और उसका इंपैक्ट ये आया कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो मेंबर्स तक नहीं गया, तो क्या कंपनी के ऊपर पेनलाइज करे? आंसर इज नो। कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल। ऑडिटर विल हैव एन एडिशनल राइट, क्या? ऑडिटर may require that representation to be read out at the meeting. Okay, so the auditor may without prejudice to his right to be heard orally, see उसके पास एक ओरल राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जब आप उसको निकाल रहे हो तो मीटिंग में ही हैज एन ओरल राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ओरल राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड्स को जरा केयरफुली अंडरस्टैंड करें, विदाउट प्रेजुडिस मतलब ओरल राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ ही मे रिक्वायर, ही मे उसकी चॉइस है, ही मे रिक्वायर दैट रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग। ये राइट कब मिला? जब ये रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मे बी इट वॉज रिसीव टू लेट और ड्यू टू कंपनीज डिफॉल्ट। ठीक है, अब इट इज पॉसिबल दैट रिटायरिंग ऑडिटर
अब्यूजेस हिज राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसने हो सकता है उसके अंदर कोई गाली गलोच लिख दी, कंपनी के अगेंस्ट कुछ उल्टी सीधी चीजें लिख दी, तो कंपनी या फिर एग्रीड पर्सन ट्रिब्यूनल के पास जाके बोल सकती है कि राइट्स आर बीइंग अब्यूज्ड, एंड इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट यस राइट्स आर बीइंग अब्यूज्ड, देन कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट आउट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो नीड नॉट बी रेड आउट एट द मीटिंग। तो बोलेगा रिप्रेजेंटेशन को यहीं पर रफा दफा करो। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट 140 सबसेक्शन 5, अ वेरी स्पेसिफिक केस इन विच ट्रिब्यूनल इज गिविंग एन ऑर्डर टू द कंपनी चेंज योर ऑडिटर। क्या बोला मैंने? ट्रिब्यूनल इज गिविंग एन ऑर्डर टू द कंपनी चेंज योर ऑडिटर। ट्रिब्यूनल के पास ये बात कैसे आई, ये इशू कैसे आया? या तो सुओ मोटो तरीके से, सी ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड इधर सुओ मोटो मतलब उसको खुद से लग गया, या फिर एक एप्लीकेशन आई है सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी अदर पर्सन कंसर्न, दिस गिव्स अ वाइड कवरेज। द वर्ड पर्सन कंसर्न गिव्स अ वाइड कवरेज। व्हाट इज इट सेटिस्फाइड फॉर? ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, क्या सेटिस्फाई हुआ कि द ऑडिटर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन फ्रॉड। अगर ऐसा हुआ तो ट्रिब्यूनल कंपनी को एक ऑर्डर देगा, चेंज योर ऑडिटर एंड कंपनी हैज टू कंप्लाई। ठीक है, इन वन स्पेसिफिक केस, अब मैं आपको एक स्पेसिफिक केस बता रहा हूं, इन विच सीजी अगर एक एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं ट्रिब्यूनल के पास कि भैया ये जो है ऑडिटर किसी कंपनी का ये फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व है, एंड इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट चेंज ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, तो इस केस में टाइम लिमिट के साथ बोला गया है कि ट्रिब्यूनल शैल विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मेक एन ऑर्डर दैट पर्टिकुलर ऑडिटर शैल नॉट फंक्शन एज ऑडिटर एंड who will function as auditor, CG may appoint another auditor in his place। ऊपर मैंने कोई 15 days वगैरह सच कुछ नहीं बोला, सिंपल एक ऑर्डर आया था कि भैया चेंज करो, लेकिन अब जब ये CG ने एप्लीकेशन दिया है और अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया तो ये थोड़ा स्पेसिफिक केस है कि 15 days में एक ऑर्डर दिया जाएगा कि भैया आप नहीं काम करोगे, और कौन नया अपॉइंटमेंट कौन करेगा? CG विल अपॉइंट द न्यू ऑडिटर इन हिज प्लेस। ठीक, अब इस बच्चे के दिमाग में डाउट है कि सर ऑडिटर फ्रॉड में था तो क्या सिर्फ ये कॉन्सिक्वेंस है कि ऑडिटर चेंज हो जाएगा? नहीं, दो और कॉन्सिक्वेंसेस सहन करने पड़ेंगे। क्या? 5 years का डिस्क्वालिफिकेशन एज एन ऑडिटर इन एनी कंपनी, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फर्म हो, 5 साल के लिए ऑडिट नहीं कर सकते किसी कंपनी का। और दूसरा सेक्शन 447 फ्रॉड, सेक्शन 447 फ्रॉड के जो है इसके ऊपर पेनल्टीज और लायबिलिटीज लग जाएंगी। ठीक है सर, फर्म के केस में कौन कौन लायबल रहेगा? फर्म प्लस एवरी पार्टनर हु वाज इन्वॉल्व्ड। अगर मैं किसी फर्म का पार्टनर हूं लेकिन मैंने उस फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो मैं इसके अंदर नहीं फंसूंगा। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 141, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं क्वेश्चंस नहीं उठा रहा, लेकिन क्वेश्चंस में से जो जो पॉइंट्स होते हैं ना गलती होने के, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो सारे गलती वाले पॉइंट्स में यहां पे डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो प्लीज पूरा ध्यान, पूरा एकदम दिमाग खुला रखना, क्योंकि इसके बाद एक मेरा रिकमेंडेशन है 141 होते ही आप इनके क्वेश्चंस भी कर लेना। प्लीज 141 के क्वेश्चंस आपको साथ साथ करने हैं। ठीक है, गलती वाले एरियाज में सारे यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलूंगा, पूरा ध्यान यहाँ पे आ जाओ। सर ऑडिटर कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। CA who is holding a COP can be an auditor। उसका टेक्निकल मीनिंग है ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर CA एक्ट 1949, मतलब COP वाला। सर फर्म के केस में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदरवाइज वो फर्म काम नहीं कर सकती। मैंने क्या बोला? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाहर वालों की मैं बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऑफ मैं इंडिया वालों की बात कर रहा हूं, वो CA होने चाहिए इन प्रैक्टिस वाले। नाउ इन केस अ फर्म इज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, उस फर्म के बिहाफ पे who will be authorized to act and sign on the firm's behalf? Obviously those who are chartered accountant। suppose एक फर्म में मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है, उसमें एडवोकेट्स भी है, उसके अंदर CFAs भी है, वो थोड़ी ना काम करेंगे, वो तो क्लियर है सर। अब आता है सर हमारा मेन जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी बातें छुपी हुई है, एक एक को पकड़ पकड़ के ढंग से डिस्कस करेंगे। आ जाओ, ऑडिटर डिस्क्वालिफिकेशन, इस वाले को हमें रीड करना पड़ता है विद रूल नंबर 10, जिसके अंदर कुछ लिमिट्स बता रखी है, लेकिन नीचे जो मैंने दिया है उसमें लिमिट्स मैंने इंटीग्रेट कर रखी है, तो आपको रूल अलग से जाके देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP विच इज रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट 2008, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर फॉर्मिंग एन LLP बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट, वो ऑडिट नहीं कर सकते। तो यहां पे ऐसा क्यों बोलना पड़ा? सी यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। आपको पता है ना LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अगर मैं ये नहीं बोलता तो LLP डिस्क्वालीफाई हो जाता क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, बस ध्यान रखना LLP रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। द कंपनी मतलब मैं जिसकी ऑडिट की बात कर रहा हूं, ये तो ऑब्वियस ही बात है, कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो वो ऑडिट कैसे करेगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो अगर ए लिमिटेड की ऑडिट की बात चल रही है, ए लिमिटेड का ऑफिसर या एम्प्लॉय है, इसका पार्टनर या एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, किसका? ए लिमिटेड का। एज सिंपल एज दैट। आप लॉजिकली सोचोगे तो ये सब खुद ही समझ आ जाएगा कि सर ये इंडिपेंडेंट लोग नहीं है। ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय क्या कंपनी का ऑडिट कर सकता है? आंसर इज नो। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हिमसेल्फ, रिलेटिव और पार्टनर। एक्सटेंड देख लो मैं कहां तक फैला रहा हूं, हिमसेल्फ,
रिलेटिव, रिलेटिव की डेफिनेशन अलग से डिफाइंड है, और पार्टनर, पार्टनर मतलब जिस फर्म में ये और कोई और पार्टनर है, राइट। इन्होंने क्या क्या नहीं किया, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, वाइड वर्ड है, मैं सिर्फ शेयर की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सिक्योरिटी, मतलब मैं इसके अंदर इक्विटी शेयर की भी बात कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर की भी बात कर रहा हूं, डिबेंचर की भी बात कर रहा हूं, बॉन्ड की भी बात कर रहा हूं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना सर, ठीक है ना। सो होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट किसके अंदर, कैश, कैश मतलब इसका फुल फॉर्म लर्न करेंगे, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, काइंड ऑफ अ सिस्टर कंपनी, तो कैश और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग। अब इसके अंदर एक एग्जेम्पशन दी है, क्या कि उस पर्सन का जिसको हम ऑडिटर की बात कर रहे हैं, उसका रिलेटिव उस कंपनी में होल्ड कर सकता है कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 1 लाख से ऊपर नहीं चाहिए। दो तीन बातों का ध्यान रखना है, मैं रिलेटिव को एक एग्जेम्पशन दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग, लेकिन किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर। मैं इसके एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग या सिस्टर कंपनी में अलाउ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस कंपनी में कर रहा हूं। कितने की सिक्योरिटी, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा मार्केट वैल्यू देके, प्लीज कंफ्यूज मत होना, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको ध्यान देना है फेस वैल्यू पे और इन द कंपनी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, आगे बढ़ो। विल दिस कंडीशन अप्लाई इन केस अ कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल? यस, कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या हुआ, हो सकता है कोई और सिक्योरिटीज उसने निकाली हो, तो अगेन वो तो चीज लगेगी। अच्छा, अब सपोज जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ उस दिन ये सब कंडीशंस कंप्लाइड थी, और लेट से बाद में रिलेटिव ने ये कंडीशन ब्रीच कर दी, लेट से 1,05,000 की सिक्योरिटीज ले लिए, तो उस केस में क्या होगा, क्या ऑडिटर को इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दूं? आंसर इज नो। आपको एक 60 डेज का टाइम दिया जा रहा है टू टेक करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन मतलब रिलेटिव को सिक्योरिटीज सेल करनी पड़ेंगी 5,000 की, ताकि वो 1 लाख की लिमिट जो है वो मीट हो पाए। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये वाली जो करेक्टिव एक्शन वाली बात है ये कब लग रही है, जब अपॉइंटमेंट के टाइम पे कोई इशू नहीं है, बाद में जाके ब्रीच हुआ है। अगर अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही ये वाला कंडीशन मीट नहीं हो रहा है तो वो करेक्टिव एक्शन की बात यहाँ पे नहीं आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, इफ द पर्सन, ये कौन है, इज मतलब कौन है, पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर, इज इंडेटेड टू कैश और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, कितना, इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख तक उधारी चल जाएगी, 5 लाख के ऊपर उधारी मत होने देना, ये है आपकी उधारी, राइट। सो यू आर इंडेटेड, दैट पर्सन इज इंडेटेड, मतलब पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेटेड। सपोज कोई थर्ड पार्टी इंडेटेड है और इस इंडेटनेस के चक्कर में उस पार्टनर रिलेटिव ने कोई सिक्योरिटी या गारंटी दे रखी है, तो उस केस में हम लिमिट कर देंगे 1 लाख रुपीस। उसका नीचे वाला क्लॉज देखो, इफ दैट पर्सन हैज गिवन गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन, किसको, कैश और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी आपको समझ आ रहा है ना, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की होल्डिंग है एच लिमिटेड, एच लिमिटेड की एक और सब्सिडियरी है बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड को भी मैं यहां पे कवर कर रहा हूं 141(3) के लिए, ठीक। तो यहां पे अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। क्यों कम किया, अरे भैया किसी थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में आप उधारी दे रहे हो यार, उस उधारी के चक्कर में आप गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो, तो भैया 1 लाख तक ही अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज एनी बिजनेस रिलेशनशिप विद द कैश। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सक्यूज मी, ऊपर जो मैंने बातें बोली, पार्टनर, फर्म, तो मैं मतलब इंडिविजुअल, तो वहां पे क्या फर्म भी कवर्ड है? आंसर इज यस। क्यों, अगर किसी फर्म की बारी आई तो आपके फर्म को पार्टनर्स जो है उनको ये 141(3) कंप्लाई करना पड़ेगा, फर्म के पार्टनर्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा है या कोई पर्सन या रिलेटिव लिखा है तो यहाँ पे जो है फर्म कवर नहीं है, ये फर्म के पार्टनर के ऊपर ये सारी चीजें लग जाएंगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट, अ पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैव एनी बिजनेस रिलेशनशिप। सर बिजनेस रिलेशनशिप क्या होता है, एज सिंपल एज दैट इट इज अ कमर्शियल रिलेशन, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। जैसे मैंने जाके किसी कंपनी से 1 लाख रुपए का सामान लिया, आई एम इन अ बिजनेस रिलेशनशिप, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अब इसके अंदर 2-3 बातों का ध्यान रखना है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन या टेक्निकली बिजनेस रिलेशनशिप हम किसके साथ देख रहे हैं पता है, कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग। एक और चीज का ध्यान रखना, एसोसिएट की डेफिनेशन क्या होती है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6, इट इंक्लूड्स, जल्दी से बताओ क्या, एसोसिएट इंक्लूड्स जेवी, तो यहाँ पे जेवी भी कवर हो रही है, ठीक। सो कैश यहाँ पे कवर्ड है, सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी कवर्ड है, या सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट कंपनी भी कवर्ड है। यहाँ पे सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग और इवन सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट कंपनी भी कवर्ड है, और ये यूनिक है, यहाँ पे स्टार और चांद तारे लगा दो, ये यहाँ पे यूनिक है, ये कवरेज, ये एक्सेस कवरेज है, थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ठीक। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब मैंने आपको बता दिया, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल पर्पस, एक्सेप्ट 2 केसेस, क्या,
एक तो जो कमर्शियल पर्पस आपको अलाउड है, मतलब एक बात बताओ, मैं एज एन ऑडिटर पैसा नहीं लूंगा क्या कंपनी से, रेम्यूनरेशन नहीं लूंगा ऑडिट की, तो वो भी तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि वो तो आप पैसे तो लोगी ना काम करने के। एंड सेकेंड, इफ एनी ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन एट आर्म्स लेंथ बेसिस विच वुड बी जस्ट लाइक अ ट्रांजैक्शन विद एनी अदर जनरल मेंबर ऑफ पब्लिक, सो वो भी उस केस में कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एयर इंडिया का ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने एयर इंडिया की वेबसाइट से नॉर्मल टिकट खरीदी, इट इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, बट क्या मैंने उस टिकट में कोई अलग से डिस्काउंट लिया? आंसर इज नो। जो मेरा फ्रेंड, जो कोई एक जनरल मेंबर ऑफ पब्लिक जो प्राइस पे करता, वही मैंने पे किया है, उस केस में ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। या इलेक्ट्रिसिटी लेना, अगर मैं टाटा पावर से इलेक्ट्रिसिटी लेता हूं मेरे घर की, जस्ट बिकॉज मैं इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं, दिस इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। क्या इसका मतलब ये है कि मैं कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता? नो, मैं कर सकता हूं, क्योंकि दिस इज अ आर्म्स लेंथ बेसिस ट्रांजैक्शन, राइट। नेक्स्ट, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और केएमपी। तो जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ही इज ऑल्सो डायरेक्टर, तो वो एम्प्लॉय तो नहीं है ना, आईडी इज नॉट एन एम्प्लॉय। प्लीज ध्यान रखना, ये ऊपर वाला जो बोल रहे इज अ डायरेक्टर, इट्स नॉट एज एन एम्प्लॉय, और नीचे वाला है एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर और केएमपी। तो फुल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, केएमपी हो सकता है। तो अगेन दिस पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक। और यहां पे मैं उस पर्सन का सिर्फ रिलेटिव कवर कर रहा हूं, पार्टनर कवर नहीं कर रहा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। आप किसी कंपनी में या कहीं पे भी फुल टाइम एम्प्लॉय हो, अब उसको छोड़ के आप ऑडिट कैसे कर रहे हो? सर रियल लाइफ में तो ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप कोई एम्प्लॉय हो तो आप सीओपी लोगे ही नहीं, बट स्टिल आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो भैया वही काम करो, आप यहाँ पे ऑडिट नहीं कर सकते। इसके सिवाय पर पर्सन 20 ऑडिट्स आर अलाउड, यू शुड बी नोइंग दिस, पर पर्सन 20 ऑडिट्स आर अलाउड। तो अगर एक फर्म में 3 पार्टनर है, तो ये टोटल फर्म के नाम पे कितने ऑडिट आएंगे? 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये वाली बात के ऊपर एक एग्जांपल भी है, और जब मैं बोलता हूं ये 20 कंपनीज वाली बात, इसके अंदर 4 एक्सक्लूजन है। 4 एक्सक्लूजन क्या क्या? ओपीसी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी है, एंड ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, तो लॉ इनको जो है वो स्मॉल मानता है। स्मॉल मतलब मैं टेक्निकली स्मॉल कंपनी नहीं बोल रहा सेक्शन 2 का, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि ये छोटी कंपनी से। तो 4 कौन कौन सी कंपनीज एक्सक्लूड करनी है? ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट एंड प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। तो अगर मैं किसी उन 20 कंपनीज में से ऐसी कंपनी में हूं, तो वो मैं 20 में से एक्सक्लूड कर दूंगा। तो हो सकता है मैं रियल में 22, 23 या मोर देन 20 में ऑडिटर हूं। क्या बात क्लियर है? चलो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट मतलब ये कहीं का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड 10 years हैव नॉट elapsed। तो अगर आज, अच्छा दूसरी चीज, 10 years कब से देखना है? कन्विक्शन से। तो अगर आज मेरे को कन्विक्ट कर दिया गया, लेट्स से 1 अक्टूबर को मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, तो मुझे 1 अक्टूबर से आगे 10 साल तक मैं ऑडिट नहीं कर सकता। यहां पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाएगी, पता है क्या? कि 1 अक्टूबर को कन्विक्ट किया, 6 साल की जेल हुई, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सर ये जो 10 साल का कूलिंग ऑफ है, ये कन्विक्शन से देखना है या एक्सपायरी ऑफ द माय जेल पीरियड से देखना है? नहीं, आपको कन्विक्शन डेट से देखना है, मतलब कोर्ट का ऑर्डर डेट, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस अंडर सेक्शन 144 हम नीचे पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर बेसिकली प्रोहिबिटेड सर्विस है। तो अगर आप एक इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, एग्जांपल उसके अंदर इंटरनल ऑडिट भी है, आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो आप स्टैट ऑडिट थोड़ी ना करोगे। आप कंपनी का अकाउंट संभाल रहे हो तो आप स्टैट ऑडिट थोड़ी ना करोगे। सो दिस इज ओके, ठीक है। और ये किस किस को दे रहे हो आप? कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी। यहाँ पे एसोसिएट कवर नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत प्यारा एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है। तो अगर आप किसी कंपनी के एसोसिएट का काम कर रहे हो इंटरनल ऑडिट का, तो आप उस कंपनी का स्टैट ऑडिट अभी भी उठा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे एसोसिएट कवर नहीं करी गई है, इसी के साथ जेवी भी कवर नहीं करी गई है, राइट। नेक्स्ट, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वर्ड नीचे 144 में आ जाएगा, ये मैंने आपको करा दिया है। अच्छा, 141(3) के रिस्पेक्ट में आपको याद है ना, ऊपर सर्टिफिकेट में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप 141(3) का जो है नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा। नेक्स्ट, 141 सबसेक्शन 4, सपोज अपॉइंटमेंट हो गया और उसके बाद 141(3) लग गया, तो क्या मैं कंटिन्यू करूंगा या मैं छोड़ दूंगा? आंसर इज आपको छोड़ना पड़ेगा। इट विल लीड टू कैजुअल वैकेंसी, राइट। सो इफ ऑडिटर इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर द अपॉइंटमेंट, ही हैज टू वेकेट द ऑफिस एज द ऑडिटर एंड सच वेकेशन शैल बी अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। एंड नाउ 139(8) विल कम इनटू प्ले। 139(8) हमने कैजुअल वैकेंसी के बारे में पढ़ा था। चलो, ये वाली बातें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको ऑलरेडी जो है ऊपर ड्यूरिंग द पॉइंट्स डिस्कशन में आपको बता चुका हूं। सेक्शन नंबर 142, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। सी, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर कौन फिक्स करेगा? उसके लिए आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा कि आर वी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन बोर्ड फिक्स करता है,
सब्सिक्वेंट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन मेंबर्स फिक्स करते हैं या फिर द मैनर इज डिसाइडेड बाय द मेंबर। सो द रेम्यूनरेशन शैल बी डिसाइडेड इन द जनरल मीटिंग और इन मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड इन द जनरल मीटिंग। दोनों में डिफरेंस है, या तो मीटिंग मेंबर्स बता देंगे या तो मैनर बता देंगे कि आप ये फॉलो करो। तो हो सकता है वो कुछ भी बोले, वो उनके हाथ में, मेंबर्स के पास कंट्रोल है। एक क्लैरिफिकेशन कि जब मैं बोलता हूं रेम्यूनरेशन, उसके अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है, राइट। सो द रेम्यूनरेशन शैल इन एडिशन टू द एक्चुअल पेमेंट ऑफ मनी, that is the fee payable, it shall additionally include the expenses incurred by the auditor in connection with the audit of company। हो सकता है उसने 10,000 का एक्सपेंस किया ट्रांसपोर्ट वगैरह का, जो आप उसको रीइंबर्स कर रहे हो, that is also a remuneration to the auditor and any facility extended to him। आपने उसको लेट से गाड़ी का आना जाना ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, तो वो भी एक फैसिलिटी का जो अमाउंट है, मॉनिटरी वैल्यू, दैट इज अ रेम्यूनरेशन। बट इट शैल नॉट इंक्लूड एनी रेम्यूनरेशन विच इज पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विस रेंडर्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने उसको बोला कि भैया आप आई गए हो, तो लेट से 144 का ऑब्वियसली नॉन कंप्लायंस नहीं होएगा, ये चेक करते हुए आप ये भी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर दो, उसका अलग से 10,000 ले लेना। वो 10,000 रेम्यूनरेशन नहीं है, क्यों? दैट वर्क इज नॉट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बट दैट इज समथिंग बीइंग डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। क्या बात क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 143, पावर्स एंड ड्यूटीज। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सी, ऑडिट काम करने के लिए ऑडिटर्स को कुछ पावर देनी पड़ेगी, उनकी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज भी हमें एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग विल हैपन एज पर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत ही छोटा पॉइंट आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। Rights of auditor. He has right to access and he has to make certain inquiries. Every auditor of a company has a right to access. एक बात बताओ, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। ऑडिट के लिए क्या चाहिए रहेगा? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे, वाउचर्स चाहिए होंगे, एंड बेसिकली एवरी फाइनेंशियल डेटा, राइट। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी एट ऑल टाइम्स। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि ऑडिट जब चल रहा है आप सुबह के सिर्फ 3 घंटे हम आपको बुक्स देंगे, बाकी के टाइम हम नहीं देंगे। नो, एट ऑल टाइम्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। नाउ ये वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको लिंक करो सेक्शन 128 के साथ। ये कहां पे मेंटेन किए जाते हैं? सर या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किए जाते हैं या एनी अदर प्लेस इन इंडिया। ओके, सो वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस। सर यहाँ पे स्पेसिफिक इंडिया वाली बात क्यों नहीं बोली है? अगर हमारी ब्रांच बाहर है, मे बी हम वहां मेंटेन कर रहे हैं बुक्स, राइट, सो दैट इज ऑल्सो ओके। बट येस, इंडिया के रिस्पेक्ट में जो मेजर हमारा प्रोविजन है वो है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करो या एनी अदर प्लेस इन इंडिया, लिंक विद सेक्शन 128। चलो, राइट टू इंक्वायरी। अब उसके पास राइट टू इंक्वायरी, देखो इंक्वायर करना मतलब इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ ऑडिटर को चाहिए, तो इसमें बेसिकली 2 चीजें आती है। फर्स्ट, whatever he wants, जो भी उसको नेसेसरी चाहिए, as he may consider necessary for the performance of his duty sorry, as the auditor of the company, वो कंपनी के ऑफिसर से मंगवा सकता है। उसके सिवाय उसको कुछ स्पेसिफिक बातों में बोला गया है कि आप ये 6-7 चीजें, ये 6 चीजें आपको इंक्वायर करनी है, जो कंपनीज एक्ट मैंडेटरी रखता है। और ये आप देखोगे कि रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन की जाती है, आप आर्टिकलशिप के टाइम देखोगे तब भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या? फर्स्ट, whether the loans and advances by the company on the basis of security have been properly secured। मतलब अगर आपने सपोज 2 लाख रुपए का लोन दिया कंपनी ने, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, क्या आपके पास उतनी एडिक्वेट सिक्योरिटी आई? एंड whether the terms are prejudicial to the interest of the company or its members, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट या उसके जो टर्म्स कंडीशन है लोन के, क्या वो कंपनी और मेंबर्स के अगेंस्ट तो नहीं है? whether the transactions which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company। देखो, merely by book entries मतलब एक्चुअल में कैश या एक्चुअल में कोई लेन देन नहीं हो रहा है, हम सिर्फ merely बुक एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ बुक्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ती है, गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि आप हो सकता है कोई प्रोविजनिंग बना के रख रहे हो और एक्चुअल में पैसा भी नहीं जा रहा, तो क्या वो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? नेक्स्ट, वेयर द कंपनी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी, आर देयर एनी सिक्योरिटी सोल्ड एट लॉस? सर ऐसा क्यों बोला वेयर द कंपनी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ बैंकिंग कंपनी? ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के केस में समझ आता है कि आपने सिक्योरिटीज लॉस में सेल कर दी, क्योंकि आपका रोज का काम हो सकता है। लेकिन अगर मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज है, तो वो सिक्योरिटीज मैंने लॉस में क्यों सेल करी? तो इस चीज की भी उसको इंक्वायरी करनी पड़ेगी एंड चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, नेक्स्ट, लोन्स एडवांसेस बाय द कंपनी वेदर दे हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स। बेसिकली अगर आपने लोन दिया तो आपके लिए वो डिपॉजिट है, काइंड ऑफ वो आपको पैसा वापस मिलने वाला है, दिस इज जस्ट अ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट या सेल्स अकाउंट। कोई डायरेक्टर के घर के खर्चे या कंपनी के चेयरमैन के कोई घर के बच्चों की फीस वगैरह, आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन आप आर्टिकलशिप में देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है कि डायरेक्टर के घर के खर्चे भी उसके अंदर हम बुक कर देते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा, ऑडिटर को पिन पॉइंट करने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट इनकर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी दैट शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश। जब आप बोलते हो कि मैंने शेयर्स
इशू करे और मुझे कैश आया, क्या एक्चुअल में कैश आया, और अगर कैश नहीं आया तो उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। क्या? वेदर द पोजीशन इज स्टेटेड इन द अकाउंट्स बुक एंड द बैलेंस शीट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। कब? व्हेन द कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड, कैश मिलना था लेकिन नहीं मिला आपको, तो आपको एक करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग बैलेंस शीट इंश्योर करनी है। ओके, चलो अब आती है सर बात कि आपने बताया था कि कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। कंसोलिडेशन किस चीज का होता है सर? कंपनी का विद द सब्सिडियरी एंड इट्स एसोसिएट कंपनी, राइट। तो उसके जो एसोसिएट और सब्सिडियरी है, क्या उसकी बुक्स का एक्सेस भी हमारे ऑडिटर्स आपको मिलना चाहिए? आंसर इज यस, बट उतना ही एक्सेस मिलेगा दैट इज रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। दुनिया भर की बुक्स का जैसा एट ऑल टाइम्स एक्सेस कंपनी के बुक्स का रहता है, वैसा एसोसिएट सब्सिडियरी का नहीं मिलेगा। तो आपको लर्न करना है ऑडिटर शैल हैव एक्सेस, ये कीवर्ड्स लर्न करो रेड में, इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितना कंसोलिडेशन के लिए ही चाहिए उतना ही आपको एक्सेस मिलेगा। अगर कोई बुक कंसोलिडेशन के रेलेवेंट नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, सारी कहानी क्यों हो रही है? ऑडिटर इतना सारा ऑडिट क्यों कर रहा है? एंड में तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने वाला है ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। अभी आप आर्टिकलशिप में देखने वाले हो। तो वो ऑडिटर रिपोर्ट आप किसको इशू करते हो? आपको पता है ऑडिटर किसको इशू करता है? डायरेक्टर को? आंसर इज नो, वो मेंबर्स को करता है। क्यों? कंपनी का ओनर कौन है? मेंबर्स। तो मेंबर को ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट देता है कि सुनो, मैंने आपकी कंपनी का ऑडिट कर दिया, आपकी मतलब आप ओनर हो ना भैया उस कंपनी के, तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या गुल खिलाए हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे। सारा कुछ चिट्ठा खोल देंगे कि कोई नेगेटिव कमेंट है क्या, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है क्या, या आप अपना ऑडिट ओपिनियन भी पढ़ते हो इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, राइट। तो ये रिपोर्ट जाती है मेंबर्स को ऑन द, और ये रिपोर्ट किस चीज के ऊपर होती है? ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी उसने एग्जामिन करे एंड विच आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, कंसोलिडेटेड भी आ जाते हैं, सीएफएस भी आ जाता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो बेसिकली उसका ओपिनियन क्या है सर? बचपन हो गया, बचपन से हम एक ही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं सॉरी, थोड़ा सा खांसी है तो प्लीज बेयर विथ मी। ऑडिटर का ओपिनियन किस चीज का होता है सर? बचपन से क्या चीज पढ़ी है? ट्रू एंड फेयर व्यू। ये आपको तो रट चुका है मतलब, ठीक है। और ये ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज का? आपके जो कंपनी के अफेयर से एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब उसकी बैलेंस शीट, उसका पीएनएल एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स, जो मैं आपको रूल 11 का नीचे एक रेफरेंस दूंगा, ठीक है। बेसिकली टॉक्स अबाउट सीजीज ऑर्डर, और वो कारों की बात करता है। चलो, आपने जो रिपोर्ट देना है ये किस बेसिस पे देना है? ये जो आप रिपोर्ट दे रहे हो ये किस बेसिस पे दे रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 11, जो कि मैं आपको नीचे बताऊंगा। अभी थोड़ी देर रुक जाओ। चलो, ऑडिटर रिपोर्ट में आपको कुछ और चीजें भी मेंशन करनी है। क्या? वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच एज पर बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ आर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, एंड इफ नॉट, अगर उसने सारी इंफॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन करी तो उसको डिटेल्स एंड इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंशन करना है। हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन उसने नहीं ऑब्टेन करी हो सकता है उसको नहीं मिल पाई हो, जो भी है उसके डिटेल एंड इफेक्ट, दो कीवर्ड लर्न करेंगे, डिटेल एंड इफेक्ट, उसका डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट, वेदर इन हिज ओपिनियन, सी आपको ये वर्ड बहुत तरीके से यूज करना है। ऑडिटर कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी नहीं दी जाती है, एक रीजनेबल तरीके से ही दी जाती है। तो हर एक जगह ऑडिटर पता है मुंह से क्या शब्द निकालने वाला है? इन माय ओपिनियन। तो कहीं पे भी आपको ये जो पढ़ोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इन हिज ओपिनियन। ओके, सो इन हिज ओपिनियन वेदर द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी व्हाटएवर अपीयर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो अगेन थोड़ा सा रीजनेबल, हम एक कहते हैं ना एक सेफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन उसको क्या लग रहा है क्या प्रॉपर बुक्स उसने रखी कंपनी ने ब्रांचेस के रिस्पेक्ट में, प्रॉपर रिटर्न्स एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट हैव बीन रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम। अगर उसने कोई ब्रांच फिजिकली जाके एग्जामिन नहीं करी है, क्या उसके रिटर्न्स प्रॉपर आ गए थे, वो उसने एग्जामिन किए? ओके, वेदर द रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑडिटेड बाय पर्सन अदर देन द कंपनीज ऑडिटर हैज बीन सेंड टू हिम। हो सकता है कंपनी का ऑडिट, कंपनी के ब्रांच का ऑडिट तो हुआ है बट वो उसने नहीं करा है, कोई XYZ पर्सन था, तो उसने जो रिपोर्ट भेजी ये इसने एग्जामिन कैसे करी, उसको डील कैसे किया? तो कीवर्ड इज हाउ ही डेल्ट विद इन with that particular report in his report, right, with that branch report in his auditor report। और इस चीज के ऊपर आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी है। चलो, वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड पीएनएल आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स, बुक्स के हिसाब से जो डेटा है वो बैलेंस शीट पीएनएल में मैच कर रहा है? यस। वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट, वेदर द व्हाटएवर द हिज ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स आर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स व्हिच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि उसने
क्या उसके कोई कमेंट्स है, उसके कोई ऑब्जर्वेशन है ऑन ऐसी कोई चीजें जो उसको लगा विच हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट, एडवर्स मतलब नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द कंपनी, तो उसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 164(2), 164 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, फाइनल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो 164(2) में एक डायरेक्टर स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन आती है, वो उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड एनी अदर मैटर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टर्स अपनी सुनवाई कहते हैं ना, क्लैरिफिकेशन देते हैं मेंबर्स को कि भैया ऑडिटर ने निगेटिव या कोई एडवर्स या रिजर्वेशन मारा है तो उसके ऊपर हमारा क्या जो है वो कमेंट है। आपको पता नहीं क्या क्या मतलब होता है, क्वालिफिकेशन मतलब सब कुछ सही है सिवाय एक छोटी बात, रिजर्वेशन में ऑल्सो काइंड ऑफ द सेम थिंग, एंड एडवर्स मतलब पूरा निगेटिव रिपोर्ट देना, मतलब एक निगेटिव बात बोलना, ठीक है। वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट आईएफसीज मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड क्या वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, क्या ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थी या नहीं थी, एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स जो रूल 11 में आते हैं। अच्छा, देयर इज एन एग्जेम्पशन टू अ प्राइवेट कंपनी विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज नंबर आई, दैट इज आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। उसके लिए आपको कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो जो हमेशा रहती है 90 to 137 कंप्लाई होना चाहिए, एंड विच इज दिस प्राइवेट कंपनी विच इज अ ओपीसी और अ स्मॉल कंपनी, और मतलब या तो ये वाला केस है, और हैज टर्न ओवर लेस देन 50 करोड़ एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड विच हैज एग्रीगेट बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लेस देन 25 करोड़। तो आप या तो इसमें आओ, आप या तो इसमें आओ, प्राइवेट कंपनी को बोला या तो आप इस वाले सब क्लॉज में आओ या तो आप इस वाले क्लॉज में आओ, तो यहां पे आपको ये दोनों कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी, टर्नओवर एंड बोरोइंग की, और ऊपर वाले में तो एक ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? इसके साथ साथ 90 to 137 कंप्लाई होना चाहिए। ये जो बोरोइंग्स देखने आपको, ये बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट के देखने, इंडिविजुअल से यहां पे कवर नहीं किए जाएंगे। इतना वैसे वो पूछेंगे नहीं आपसे डिटेल में, बट ठीक है हमने कर लिया, ठीक है। टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये जो बोरोइंग है ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखना है, प्रीसीडिंग नहीं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। छोटी छोटी बातें प्लीज ध्यान दे। चलो, रूल 11, other matters to be included in the auditor report. The auditor report shall also include their views and comments, मतलब auditor के views and comments, whether the company has disclosed the impact of any pending litigation on its financial position. मुझे एक बात बताओ, आपको शायद ये चीज पता नहीं होगी, अभी रियल लाइफ में चल रही है अक्टूबर मंथ में, अब पता नहीं आप कब देख रहे हो वीडियो, अक्टूबर मंथ में आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर 2023, डेल्टा कॉर्प एक कंपनी है जो कसिनोस चलाती है गोवा में। इस कंपनी के ऊपर जीएसटी के 17 से 18 हजार एंड लास्ट का एक 6,000 का और आया था, तो मोटा मोटा 20-22 हजार करोड़ का एक जीएसटी नोटिस आया हुआ है। अब ये लिटिगेशन में चला जाएगा और कंपनी की मार्केट वैल्यू इससे बहुत कम है। इफ द कंपनी इज एक्चुअली आस्क्ड टू पे दैट 17,000 20,000 करोड़, कंपनी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी कि कोई पेंडिंग लिटिगेशन है जिसका फाइनेंशियल पोजीशन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, तो उसको डिस्क्लोज करना है ऑडिटर को। Clear? Next, whether the company has made any provision as required under law or any accounting standard for material foreseeable losses, if any, on any long-term contract, including derivative. आपका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको पता है आप हारने वाले हो, उसके ऊपर आपका लॉस होने वाला है, अमाउंट इज मटेरियलेबल एंड इट इज फोर्सिएबल, मतलब आप उसको देख भी सकते हो कि हाँ सर लॉस होने वाला है, और अमाउंट छोटा मोटा नहीं है, अमाउंट इज वेरी मटेरियल, मतलब बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो आपको वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स सॉरी इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वो आपको डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट, वेदर देयर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट्स टू आईपीएफ, क्योंकि आईपीएफ इंपॉर्टेंट फंड है, वहां पे अगर आपकी कोई टाइमलाइन से जैसे डिविडेंड का अमाउंट होता है तो वहां पे आपने कोई डिले कर दिया तो उसको डिस्क्लोज करना है। वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड दैट टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स, अदर देन नोट्स, क्या मैनेजमेंट ने आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमारे हिसाब से हम 3 चीजें लिखने वाले हैं, क्या, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड पढ़ लेते हैं। अगर आप यहां से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि सर ये बहुत मुश्किल सा कुछ उन्होंने डाल के दे दिया है, इसको हम एक काम करते हैं, छोटा सा मैंने आपके लिए नोटिंग कर रखी है। देखो बेसिकली अब आप इतना ही समझ लो, अभी पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप एंड में नहीं लर्न कर पाओगे। बेसिकली ये जो कंपनी है, फर्स्ट वाले बात में क्या बोला है ये जो कंपनी है इसने क्या कोई लोन, एडवांस या इन्वेस्टमेंट किया है किसी इंटरमीडियरी में, ताकि इस इंटरमीडियरी के थ्रू वो आगे किसी को लोन, इन्वेस्ट, गारंटी या सिक्योरिटी दे, मतलब काइंड ऑफ कंपनी लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी देना चाहती है, बट इनडायरेक्टली थ्रू द यूज ऑफ इंटरमीडियरी। सो हु इज माय अल्टीमेट बेनिफिशियरी, द कंपनी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं। तो क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट एंटर किया है क्या, ये इसको डिस्क्लोजर करवाना है। एंड सेकंड वाले में इसका एग्जैक्टली उल्टा है कि कोई इंटरमीडियरी मतलब किसी और थर्ड पार्टी हमारे कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रही है या कोई लोन दे रही है या कोई गारंटी सिक्योरिटी दे रही है, तो दैट इज माय अल्टीमेट बेनिफिशियरी, जो करवा रही है और हमारी कंपनी के थ्रू काम किया जा रहा है।
राइट। तो आप इसके अंदर अगर वर्ड्स देखोगे तो ये वही वाले आपको मिलेंगे, इंटरमीडियरी, और हमारी जो कंपनी है दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। हमारी जो कंपनी है दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ठीक है, चलो सर, बेनिफिशियरी। सेकंड वाले में एग्जैक्टली उल्टा है कि वहां पे फंडिंग पार्टी है। फंडिंग पार्टी मतलब जो एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट कर रही है और हमारे थ्रू तो वो फंडिंग पार्टी इंक्लूडिंग वो फॉरेन की भी हो सकती है। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड में क्या बोला जा रहा है, कोई इनडायरेक्टली काम हो रहा है क्या, वो डिस्क्लोज करो। एंड थर्ड, based on such audit procedure the auditor has considered reasonable and appropriate, nothing has come to their notice that caused them to believe that both the representations 1 and 2 above contain any material misstatement। तो बस उसको एक डिस्क्लोजर देना है कि भैया हमारे हिसाब से इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अपार्ट फ्रॉम द नोट्स। मैनेजमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन देनी है कि हमारे नॉलेज में हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, हमने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया, और कोई फंडिंग पार्टी जो है दैट इज बेसिकली द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, उसने हमारे कंपनी के द्वारा कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेदर द डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड इज इन कंप्लायंस विद 123, दिस इज नॉर्मल। 123 किया नहीं किया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर एग्जैक्टली आपको दो तीन चीजें लर्न करनी है। क्या कि आपने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, अब ये हर साल के लिए लगेगा कि आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इट हैज, दैट इज द कंपनी हैज यूज सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स विच हैज द फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल, मतलब एडिट लॉग फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है इसकी बात हमने चैप्टर 9 में भी करी थी। कंपनी का जो ऑडिट सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अगर चेंजेस किए जा रहे हैं तो पता चलना चाहिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। पता चले बाद में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रेड हो रही है और पीछे से कंपनी अपना डेटा चेंज कर रही है, अब ऐसा नहीं चलेगा, डेटा मेंटेन करवाना पड़ेगा, राइट। सो ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। द सेम, मतलब द ऑडिट ट्रेल हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस। ऐसा नहीं है कि पहले 3 महीने के लिए आपने चलाया और बाद में डिसेबल कर दिया। नो, ऑडिट ट्रेल फीचर हैज नॉट बीन टेम्पर्ड, मतलब गड़बड़ नहीं हुई है, एंड द ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व्ड एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेंशन। तो जैसे आपके बुक्स 8 साल के लिए प्रिजर्व करते हैं हम, राइट, तो वैसे आपको यहाँ पे भी 8 साल के लिए वो चीज प्रिजर्व करनी पड़ेगी। इफ एनी मैटर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज आंसर्ड इन नेगेटिव और क्वालिफिकेशन, तो ऑब्वियस सी बात है उसके रीजंस देने पड़ेंगे। ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि दिस इज रॉन्ग, अरे बताओ भैया क्यों रॉन्ग, ताकि मेंबर्स को पता चले, मेंबर्स को पता चलना चाहिए क्या रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ और किसकी गलती थी। क्लियर? कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज ओके, एवरी ऑडिटर हैज टू कंप्लाई। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है, और एनएफआरए और वो उसके कंसल्टेशन के साथ, जब तक नहीं है तब तक आईसीआई के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स चल जाते हैं। एडिशनल मैटर्स में सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको कारों की रिपोर्टिंग करनी है। अभी कारो 2020 चल रहा है जितना मुझे पता है, बाकी आप अपने ऑडिट वाली चीज से कंफर्म करना, बट यस, कारों की रिपोर्टिंग भी आपको करनी है। ओके, हाउ शुड द ऑडिटर डील विद व्हेन द कंपनी हैज द ब्रांच ऑफिसेज। देखो, मेन कंपनी लेट्स से दिल्ली में है, उसकी ब्रांच है पंजाब में। अब वो पंजाब की जो ब्रांच है, उस ब्रांच का ऑडिट कैसे होएगा? उस ब्रांच का जो अकाउंटिंग डेटा है वो तो यहाँ पे मर्ज होने वाला है क्योंकि ब्रांच है, लेकिन वहां का ऑडिट का क्या करना है? क्या हमारा कंपनी का ऑडिटर करेगा या पंजाब में किसी हम ऑडिटर को बिठा ले, कोई बंदा ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दे दे? तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दिया हुआ है। देखो, वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस, द अकाउंट्स ऑफ दैट ब्रांच ऑफिस शैल बी ऑडिटेड। तो ऐसा तो नहीं है कि ब्रांच को छोड़ देंगे, ऑडिट तो करवाना है, लेकिन कौन करेगा? इधर हमारे कंपनी का ऑडिटर करेगा या एनी अदर पर्सन हु शुड बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। मतलब पता चले आप वहां पे किसी अकाउंटेंट को बोल दो पंजाब में, यार तू ऑडिट कर दे, नहीं, एक सीए ही चाहिए जो पंजाब का होना चाहिए, वो वहां पे ऑडिट कर देगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन सर इशू आता है कब? जब ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया हो, तो उस टाइम में कौन करेगा? एक तो सर ऑब्वियस सी बात है कंपनी का ऑडिटर तो कर ही सकता है भैया, क्योंकि कंपनी मेन यहाँ पे है तो उसका ब्रांच आउटसाइड इंडिया, तो हमारा कंपनी का ऑडिटर तो कर ही सकता है। उसके सिवाय एक अकाउंटेंट भी कर सकता है। एंड मेन जो बात है, एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री। सो लेट्स से अ कंपनी हैज अ ब्रांच इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेट्स से टेक्सास, तो टेक्सास के हिसाब से वहां पे सीपीओ होता है, तो वहां का कोई सीपी अगर ऑडिट करके हमें रिपोर्ट भेज दे तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। वी डोंट हैव एनी इशू, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो यहाँ पे 3 नाम लर्न करने पड़ेंगे, कंपनी ऑडिटर, अकाउंटेंट एंड पर्सन क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस एज पर लॉज ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, चलो, जो ड्यूटीज है, जो पावर्स है, जो हमने 143 1 to 4 में पढ़ा ना, इंक्वायरीज वगैरह करना, वो सारा कुछ एज इट इज लग जाएगा ब्रांच ऑडिटर पे भी। चलो, ब्रांच ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर, ऑब्वियसली बात है, जब वो सपोज ब्रांच ऑडिटर कोई और है तो वो अपनी रिपोर्ट बना के कंपनी ऑडिटर को भेज देगा, एंड द कंपनी ऑडिटर विल डील विद इट इन हिज रिपोर्ट इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी, और इसके ऊपर आपके पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी है। अब बात आती है सर फ्रॉड की।
फ्रॉड क्या होता है? आपने कुछ गलत काम किया, कंपनी के ऑफिसर्स ने कुछ गलत काम किया, कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। अब डिपेंड करता है कि सर ये फ्रॉड कितना है। अगर एक फ्रॉड इंडिविजुअली 1 करोड़ का है तो उसकी रिपोर्टिंग अलग होती है, और अगर 1 करोड़ का नहीं है, 1 करोड़ से कम है, तो उसकी रिपोर्टिंग कुछ और होती है। अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तक बात जाती है, नहीं तो बोर्ड तक ही बात रहती है, कंपनी के अंदर ही बात रहती है, राइट। अब ऑडिटर क्या कह रहा है? हाँ, समथिंग इज रॉन्ग। एक और चीज का ध्यान रखना, ऑडिटर का काम फ्रॉड पकड़ना नहीं है, राइट। ऑडिटर का काम है ऑडिट करना, और वो ऑडिट करते करते, आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, का ऑडिट करते करते अगर उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है और उससे उसको पता चल जाता है कि सर फ्रॉड हो रहा है, तो उसको रिपोर्ट करना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज नॉट देयर टू कैच फ्रॉड्स, ही इज देयर टू डू द ऑडिट। सो इफ एन ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे कई कबार लिखते नहीं, आप इसको हाईलाइट करेंगे। इफ एन ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड एज एन ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड विच इन्वॉल्व्स और इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इंडिविजुअली 1 करोड़ और अबाउ, तो बिकॉज 1 करोड़ की बात कर रहे हैं हम कहां तक लेके जाएंगे मैटर को? सीजी के पास, राइट। लेकिन एकदम से नहीं जाएंगे, पहले हमें कुछ और प्रोसीजर करना पड़ेगा। If he thinks a fraud like this is being or has been committed in the company by the officer or employees, then CG तक जाना है कैसे? रूल नंबर 13 के साथ हम ये फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, आ जाओ। ऑडिटर शेल रिपोर्ट दिस मैटर टू द ऑडिट कमिटी इफ 177 में है तो, वरना फिर बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना है रिपोर्ट? हमें उनसे चाहिए रिप्लाई, उनका ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स, और ये कब तक बताना है? विद इन 2 डेज। जब मुझे आज पता चला फ्रॉड हुआ है, 1 करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व हो सकता है, विद इन 2 डेज, विद इन 2 डेज, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज। तो आप एग्जैक्टली लर्न करो, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज इनको बताना पड़ेगा, ऑडिटर को बताना पड़ेगा। पर्पस क्या है? वी हैव टू सीक देयर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस, और ये इनका रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस कब तक आना चाहिए? विद इन 45 डेज। ठीक, अब दिमाग में 2 क्वेरीज आ सकती है कि सर या तो उनका रिप्लाई आया या तो उनका रिप्लाई नहीं आया। अगर रिप्लाई आया तो ऑडिटर विल फॉरवर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ओरिजिनल रिपोर्ट, एंड प्लस जो भी ऑडिट कमेटी या बोर्ड का रिप्लाई आया या कमेंट्स आए, अलोंग विद दैट उनके रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन के ऊपर उसके खुद के कमेंट्स, ऐसी 3 चीजें फॉरवर्ड करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट, विद इन 15 डेज। तो विद इन 2 डेज बताना है, 45 डेज का टाइम देना है उनको रिप्लाई करने के लिए बॉडी ऑडिट कमेटी को, और उसके आगे विद इन 15 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंच जानी चाहिए। अगर उनका 45 डेज में रिप्लाई नहीं आया, तो जैसे ही ये पीरियड खत्म होगा, हम क्या करेंगे? हम सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अभी भी डेटा फॉरवर्ड करेंगे। हम क्या क्या भेजेंगे? हमारी खुद की रिपोर्ट, हमने जो उनको डेटा भेजा, किसको? ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि हम सीजी को बताएंगे कि सर हमने ऑडिट कमेटी को डेटा भेज दिया था बट उनका रिप्लाई नहीं आया। सो देखो, अ नोट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ हिज रिपोर्ट दैट वाज अर्लियर फॉरवर्डेड टू द बोर्ड और ऑडिट कमेटी फॉर विच ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पिन पॉइंट किया जाएगा कि सर हमने भेजा था, 45 डेज का टाइम दिया था, ऑडिट कमेटी या बोर्ड ने साहब रिप्लाई नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। क्लियर? चलो, सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली रिपोर्टिंग टू सीजी तो होने वाली है, बट क्या रिपोर्ट होने वाला है ये डिपेंड करता है उनका रिप्लाई आया या नहीं आया। अब बात करते हैं सर, थोड़ा सा प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, इसको आप भी रीड कर सकते हो, मैं ऊपर से बता देता हूं, लेकिन कि सीजी को रिपोर्टिंग कैसे करनी है। फॉर्म नंबर ADT 4 में करनी है। रिपोर्ट किसको सेंड करनी है? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। कैसे? सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट, बट फॉलोड बाय ईमेल कंफर्मिंग द सेम। ईमेल जाना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा? ऑडिटर के लेटर हेड पे जाएगा, जिसके अंदर उसका पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर सब रहेगा, एंड में उसका स्टैंप और उसका मेंबरशिप नंबर CA का। क्लियर? अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेरी आ रही होगी, सर 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर वाली जो चीज समझ आ गई है, लेकिन उससे पहले 1 करोड़ से छोटे वाले फ्रॉड का कैसे डीलिंग करना है, किसको रिपोर्ट करना है? तो देखो, वो वाला मैटर आपको ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है, सेक्शन 177 में जो बनती है, एंड अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड को रिपोर्ट करना है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। टाइम लिमिट इज द सेम, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 डेज। और एक्जैक्टली क्या क्या रिपोर्ट करोगे? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्स अमाउंट इन्वॉल्व विच विल बी लेस देन 1 करोड़ एंड पार्टीज इन्वॉल्व। और बोर्ड रिपोर्ट में उस चीज का डिस्क्लोजर दिया जाएगा, बोर्ड को डिस्क्लोज करना है कि साहब ऑडिटर ने ऐसा ऐसा हमें रिपोर्ट भेजा था, ये हमारा उसके ऊपर डिस्क्लोजर है। तो देखो क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे बोर्ड रिपोर्ट में? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्स अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन एंड रेमेडियल एक्शंस टेकन। अगर आपने रेमेडियल एक्शन ले लिया तो आप पार्टीज को इन्वॉल्व को मत डिस्क्लोज करना, तब भी चल जाएगा। क्लियर? लेकिन ये नेचुरली रियल लाइफ में डिस्क्लोज किया जाता है। ओके,
अच्छा, ये जो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के जो प्रोविजंस है जो हमने बेसिकली किस में पढ़े 143.12 टू 143.15 रेड विथ रूल नंबर 13, ये किस किस पे लगते हैं? ये ब्रांच ऑडिटर पे भी लगते हैं, ये कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगते हैं जो 148 में आता है, और ये सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204 में भी लगते हैं। 204 ऐसा आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट समझ लो सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? सीएस करता है। कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। और स्टैट ऑडिट कौन करता है? सीए करता है। इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। सेक्शन 138 चैप्टर नंबर 9। आई होप यू आर क्लियर विथ मी टिल दिस पॉइंट। लेट्स कम अहेड, बस थोड़ा सा चैप्टर रह गया है। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन है, नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मे बी सब्जेक्ट टू शैल बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन कॉन्ट्रावेंड बाय द रीजन ऑफ हिज रिपोर्टिंग द मैटर अंडर 143.12 इफ डन इन गुड फेथ। उसने अगर 143.12 की रिपोर्टिंग गुड फेथ में करी है तो बिकॉज ऑफ द रिपोर्टिंग उसकी कोई ड्यूटी कॉन्ट्रावेंड नहीं मानी जाएगी। एज सिंपल एज दैट। एक चीज का ध्यान रखना, पेपर में लिख के आना, प्लस आपने कारो भी पढ़ रखा है, फ्रॉड रिपोर्टिंग के साथ साथ एक छोटी सी चीज लिखनी है लॉ के पेपर के लिए कि कारो के हिसाब से भी फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट कारो की रिपोर्टिंग आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो आपको ऑडिट में पढ़ना है, तो लॉ में पूरा मत लिखना चलेगा, लेकिन मेंशन करके आ जाना कि कारो की रिपोर्टिंग भी करनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट 3 स्पेसिफिक सबसेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट, जिसके अंदर सीएजी इन्वॉल्व होता है। क्या क्या? 143.5, 143.6 एंड 143.7। तो बेसिकली डायरेक्शंस बाय सीजी, सप्लीमेंट्री ऑडिट और अ कमेंट बाय सीएजी एंड टेस्ट ऑडिट। ठीक है, ये किन के ऊपर लगेगा? एक तो गवर्नमेंट कंपनी पे लगेगा, एंड एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, चलो पहला पढ़ते हैं 143.5 डायरेक्शंस बाय सीएजी। तो सीएजी ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द ऑडिटर फर्स्ट और सबसेक्वेंट व्हाटएवर इट इज एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर द मैनर द अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड। सीएजी उसको डायरेक्शंस देगा कि भैया ये ऑडिट कर, ऐसे से ऑडिट कर, इन बुक्स पे ज्यादा ध्यान दे, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, अब सारा ऑडिट होने के बाद वो ऑडिटर सीएजी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, मतलब ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, और उसके अंदर क्या क्या मेंशन करेगा? अलोंग विद द अदर थिंग्स, मतलब जो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में आता है उसके साथ साथ बताएगा कि सर आपने क्या क्या हमें डायरेक्शंस दिए थे। अच्छा, एक और चीज, 143.5 ये जो हम पढ़ेंगे तीनों, ये कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब सीएजी जरूरी नहीं है डायरेक्शंस दे, बट दे सकता है अंडर 143.5, इसलिए ये वर्ड दिया गया है इफ एनी। ओके, तो उस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि सर आपने क्या क्या डायरेक्शंस दिए, उसके ऊपर मैंने एज एन ऑडिटर क्या क्या एक्शन लिए, और उस चीज का क्या क्या इंपैक्ट था ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नाउ सीएजी ने ये सारा देखा। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप इज 143.6 सप्लीमेंट्री ऑडिट और कमेंट। अगेन आई एम सेइंग नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये स्टेप लिया जाए। क्या? द सीएजी शल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कौन सी? ये वाली। ही शैल हैव अ राइट टू, सो दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज डिस्क्रिशनरी। उसके पास राइट है किस चीज का? एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने का या उसके ऊपर कुछ कमेंट्स देने का, और ये कमेंट देने के बाद भी आपको सर्कुलेट करवाना पड़ेगा सारे मेंबर्स को। तो देखो, ही शैल हैव अ राइट टू कंडक्ट, ये किसके पास है राइट? सीएजी के पास। क्या क्या कंडक्ट करवाना? अ सप्लीमेंट्री ऑडिट, मतलब एक साइड से एक और ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके द्वारा? बाय हुसोएवर पर्सन दैट ही मे ऑथराइज इन दिस बिहाफ, एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच ऑडिट ही मे रिक्वायर एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड टू दोज ऑथराइज्ड पर्सन। व्हाट इन्फॉर्मेशन? ऑन फ्रॉम whom on such matter by such person such form as the CAG में डायरेक्ट। तो every power is given to the CAG, किससे इंफॉर्मेशन मंगवानी है, क्या मंगवानी है, ये सारा CAG बताएगा। इसके साथ साथ he has the right to comment upon और supplement such audit report, वो अपने कुछ कमेंट्स दे सकता है। राइट नाउ कंपनी की ड्यूटी है, कंपनी हैज टू सर्कुलेट दिस एंड एट द प्लेस ऑफ द एंड प्लेस इट एट द एजीएम। तो वो सारे मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि भैया सीएजी साहब ने कोई कमेंट दिया है, कोई सप्लीमेंट करवाया है, एंड ये चीज आपको एजीएम के अंदर भी प्लेस करनी पड़ेगी। तो देख लो, इट मतलब कंपनी, it मतलब comments or the supplementary audit shall be sent by the company to every person entitled to the copies of financial statement under 136(1), मतलब कंपनी के मेंबर, सारे मेंबर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, एवरीवन, राइट, एंड shall be placed before the AGM of the company at the same time in the same manner as the audit report। तो जो आपका ऑडिट रिपोर्ट जिस तरीके से प्लेस किया जाएगा उसी तरीके से कमेंट्स और सप्लीमेंट्री ऑडिट को भी प्लेस करवाना पड़ेगा। एंड 143(7) में सीएजी के पास अगेन दिस इज नॉट मैंडेटरी, इट इज अ पावर, it is discretionary। क्या? The CAG may, if he considers necessary by an order, cause test audit to be conducted of the accounts of such company मतलब गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, and the provisions of section 19A of CAG this act shall apply टू द टेस्ट रिपोर्ट। तो ये वाला जो एक्ट है ये पूरा आप एक बार लर्न कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सेक्शन 19A ऑफ द रेलेवेंट सीएजी एक्ट भी आप लिख के आ सकते हो, बस गलत एक्ट मत लिखना, गलत सेक्शन मत कोट करना, राइट। सो दिस इज अगेन नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज डिस्क्रिशनरी। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। सेक्शन 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर कौन से सर्विसेज देगा?
जो ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड जो भी अप्रूव करेगा। अब कई कई चीजें ऐसे होती है कि अगर वो ऑडिटर को अलाउ कर दिया तो उसका इंडिपेंडेंस चला जाएगा। जैसे हमने डिस्कस किया था इंटरनल ऑडिट, अगर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं कंपनी का तो मैं उसका स्टैट ऑडिट नहीं कर सकता। मैं अगर कंपनी में कोई वैल्यूएशन का काम कर रहा हूं या मैं कंपनी की बुक्स मेंटेन कर रहा हूं तो मैं उसका स्टैट ऑडिट नहीं कर सकता। वही बात इसके अंदर लिखी गई है। चलो, एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू शैल प्रोवाइड टू द कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, मैंने क्या बताया, अप्रूव सर्विसेज। कौन करेगा अप्रूव? सच सर्विसेज एज अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमिटी इफ 177 अप्लाइज, अदरवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अदर केसेस। एंड कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, देख लो जो मैं नीचे बताने वाला हूं। बट इट शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, जो मैं नीचे बताऊंगा, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसको? टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी। एसोसिएट को अलाउड है। तो यहां पे दो बातें ध्यान रखनी है, तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो सर्विसेज कौन कौन सी है, दूसरा ये सर्विसेज किसको देने से मना किया है, कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। एंड तीसरी चीज, ये सर्विसेज ना आप डायरेक्टली दोगे ना इनडायरेक्टली दोगे। ठीक है, पहले मतलब समझते हैं ये वर्ड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, बहुत रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, बहुत ही नेचुरल तरीके से आपको समझ आ जाएगा। इफ एन ऑडिटर इज एन इंडिविजुअल, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, इधर हिमसेल्फ, थ्रू हिज रिलेटिव, एनी अदर पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल, और एनी अदर एंटिटी व्हाटसोएवर इन विच सच इंडिविजुअल हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, मतलब 20%। ठीक है, 20% जनरली हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, और हुज नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड इज यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल। तो एक बार लर्न करना, मतलब पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, रीडिंग से आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर ऑडिटर एक फर्म है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, फर्म इटसेल्फ और थ्रू इट्स पार्टनर्स और थ्रू इट्स पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंटिटी और एनी अदर एंटिटी व्हाटसोएवर इन विच द फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द फर्म हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, मतलब 20%, या फिर जिसका नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड इज यूज्ड बाय आवर फर्म और एनी ऑफ आवर पार्टनर्स। तो ये समझ के, मतलब एक बार रीड करके समझ आ रहा है कि ये सारे लोग इनडायरेक्टली में कवर किए जा रहे हैं। अब कौन सी सर्विसेज प्रोहिबिटेड है, इसको आपको 2 बार अच्छे से रीड करना है। ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे बुक कीपिंग हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, एक्चुअल सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गया, ये आपको एक बार अच्छे से रीड करना है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो, सेक्शन 145, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा। ऑब्वियस ही बात है, ऑडिटर साइन करेगा। फर्म के केस में जो भी पार्टनर इंचार्ज है वो साइन करेगा। द ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट और साइन एंड सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एज पर 141(2) इन केस ऑफ फर्म। इन केस ऑफ फर्म जो है वो पार्टनर इंचार्ज जो कि सीए, वही सिर्फ साइन कर सकता है। क्लियर? Qualifications, observation, comments on any financial transactions or matters which have any adverse effect or on the functioning shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member of the company। अगर कोई नेगेटिव बात आती है, नेगेटिव मतलब जिसका भी कोई एक एडवर्स इंपैक्ट है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, तो उसको स्पेशली जनरल मीटिंग में रीड आउट किया जाएगा एंड उसका इंस्पेक्शन अलाउ किया जाएगा बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। आपको एक बात पता है कि जनरल मीटिंग में ऑडिटर भी आता है, क्योंकि उसके ऑडिट रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में कोई क्वेरीज आ गई, डिस्कशन हो गया, जैसे ये डिस्कस होने वाला है, तो वो उस केस में ऑडिटर रिपोर्ट जो है पढ़ने के लिए और उसका क्लैरिफिकेशन के लिए ऑडिटर को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यही बात अगले सेक्शन में लिखी गई है 146। आ जाओ। All the notices of and other communications of any general meeting shall be forwarded to the auditor and auditor shall unless otherwise exempted। अगर कंपनी ने बोला तुम मत आओ तो अलग बात है, लेकिन वैसे उसको आना पड़ेगा। क्या है उसकी ड्यूटी? He has to attend the general meeting either by himself और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। या तो ऑडिटर खुद आए या तो अपने ऑफिस में से किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे। बट क्या एक आर्टिकल जा सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, तो वो खुद भी एक सीए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंबर्स को कोई क्वेरी आया, कुछ पूछना हुआ तो सीए चाहिए ना भैया हमें। आर्टिकल कैसे जवाब देगा? वैसे तो हम दे देंगे, आर्टिकल भी स्मार्ट होते दे देंगे जवाब, बट वैसा एक्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। प्लस ही शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड एट सच मीटिंग, मतलब एजीएम और एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज द ऑडिटर। तो अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट की बात आती है जिसके अंदर उसका एज एन ऑडिटर इन्वॉल्वमेंट है तो उसके बारे में वो कुछ बोल सकता है, लेकिन अगर कोई और बात चल रही है वहां पे वो कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठेगा। क्लियर? चलो, सेक्शन 147, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अब देखो 139 टू 146 की कुछ पनिशमेंट्स है। ठीक है, ये जो 149, 147 1 है और 147 2 है, ये आपको करना है क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई रोल नहीं है, आपको एज इट इज लर्न करना है। प्लीज 147 को छोड़ना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान रखना, कहां पे फाइन वर्ड दिया जा रहा है, ये जनरल बता रहा हूं, कहां पेनल्टी वर्ड दिया जा रहा है, कहां और वर्ड यूज किया है और कहां एंड वर्ड यूज किया है। इन चीजों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली वेयर पेनल प्रोविजंस कम इनटू प्ले।
क्लियर है बात? तो 147(1) और 147(2) आप करोगे, ठीक, लेकिन आगे के सबसेक्शन में आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो। कॉन्सिक्वेंसेस इफ एन ऑडिटर इज कन्विक्टेड अबाउ, अगर ऑडिटर कन्विक्ट हो गया 147 में, तो उस केस में ही हैज टू रिफंड द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय हिम टू द कंपनी, उसका रेम्यूनरेशन वापस जाएगा, एंड पे फॉर डैमेजेस टू द कंपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज, अथॉरिटीज, मेंबर्स, क्रेडिटर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट मिसलीडिंग मिसस्टेटमेंट, उसके वजह से जो लॉस हुआ उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी और रेम्यूनरेशन भी वापस देना पड़ेगा। अब दिमाग में क्वेरी आएगा, सर ये कैसे इंश्योर करवाएंगे कि ये बंदा या ये फर्म पे कर रही है डैमेजेस के लिए? तो इसके लिए सीजी एक स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई अथॉरिटी या ऑफिसर नोटिफाई करता है जो चेक करेगा कि ये पेमेंट हुई या नहीं हुई, और जैसे ही ये पेमेंट हो जाएगी उसकी एक रिपोर्ट बना के सीजी को दे दी जाती है। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोला इतना लिख पाओगे तब भी हो जाएगा काम, ठीक है? तो जैसी पेमेंट होती है उसके बाद एक रिपोर्ट फाइल करी जाती है सीजी को कि ये ऑडिटर ने अपना 147 का जो है डैमेजेस पे कर दिए हैं। ओके, इफ द ऑडिटर इज अ फर्म देन पार्टनर्स प्रूव टू बी हैव एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, तो सारे पार्टनर्स नहीं फंसेंगे, बेसिकली वही पार्टनर्स फंसेंगे जो इन्वॉल्व थे। अगर मैं इन्वॉल्व नहीं था एज अ पार्टनर तो मेरा कोई इसके अंदर दोष नहीं है, मैं नहीं फंसूंगा। आगे बढ़े। हाँ सर, सेक्शन 148 क्या होता है? देखो दो चीजें आने वाली है 148 में, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट, एक चीज का ध्यान रखना, कॉस्ट रिकॉर्ड सबको मेंटेन नहीं करना है। सीजी कुछ कुछ जनों को बताता है, आपके स्टडी मटेरियल में इसका डिटेल नहीं है कि किन कंपनीज को और किन इंडस्ट्रीज वालों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। न्यू कोर्स के अंदर इन्होंने डाला है, तो मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं। 6 रेगुलेटेड एंड 33 नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। क्लियर है बात? और जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या सबको उन कॉस्ट ऑडिट भी कराना है? आंसर इज नो। तो पहली बात, सबको कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना, और जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसमें से भी कई कई जनों को ही कॉस्ट ऑडिट कराना है। टर्नओवर क्राइटेरिया पूरा हुआ तो। क्या क्राइटेरिया है, क्या इंडस्ट्रीज है, ये आपके स्टडी मटेरियल का पार्ट नहीं है, न्यू कोर्स में है, तो न्यू कोर्स में हम कराएंगे, आपके लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। क्लियर? तो देख लेते हैं जरा। बेसिकली अब इसको रीडिंग ले सकते हो, मेन तो मैंने आपको बता दिया है कि सीजी जो है बोल सकता है बाय एन ऑर्डर, डायरेक्ट कर सकता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द आइटम्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, आइटम्स ऑफ कॉस्ट, लेबर, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है किनको? प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, और वो रूल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है? दे मस्ट बी द वंस विच आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो मैंने क्या बताया, 6 रेगुलेटेड एंड 33 नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है। जनरल नॉलेज के लिए आप नेट पे पढ़ सकते हो, लेकिन लर्न नहीं करना है। ओके, वेयर एनी ऑफ दैट इंडस्ट्री हैज एनी स्पेशल बोर्ड, एक स्पेशल उसका कोई रेगुलेटरी बोर्ड है, फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो उसका एक इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है इंडिया का, लेट्स से, मैं एग्जैक्टली नाम ले रहा, कुछ लेट्स एग्जांपल की तरह ले रहे हैं, तो सीजी को कॉस्ट रिकॉर्ड बोलने से पहले उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कंसल्ट करना पड़ेगा, दैट रेगुलेटरी बोर्ड। क्यों? क्योंकि इट इज गवर्न अंडर एन स्पेशल एक्ट, तो उससे एक बार पूछ के उसका कंसल्टेशन लेके फिर यहाँ पे उसको नोटिफाई करना है। कॉस्ट ऑडिट में ऑल्सो बी ऑर्डर्ड, अगर सीजी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो, व्हाट, टू डायरेक्ट द कॉस्ट ऑडिट। तो पहली बात ध्यान रखना, अगर कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी नहीं है तो कॉस्ट ऑडिट तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो कॉस्ट ऑडिट भी सबको नहीं कराना है, कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज को ही बताना है। इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर कर सकता है, ठीक है? तो उसका नेटवर्थ और टर्नओवर क्राइटेरिया वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अंडरस्टैंड दैट कॉस्ट ऑडिट विल बी इन एडिशन टू द स्टैट ऑडिट, वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टैट ऑडिट आपकी अलग चीज है। सर कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन, उसको कौन अपॉइंट करेगा और उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा? सर अपॉइंटमेंट किसका होगा? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का होगा। सर उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा और रेम्यूनरेशन का क्या हिसाब किताब है? अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द बोर्ड एंड रेम्यूनरेशन शैल बी डिसाइडेड बाय द मेंबर्स। उसके बारे में रूल 14 आने वाला है। तो देखो, अगर ऑडिट कमेटी है, ये वैसा ही है जैसा स्टैट ऑडिट में पढ़ते थे। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को और बोर्ड आगे रिकमेंडेशन देगा मेंबर को। अगर नहीं है तो बोर्ड अपनी तरफ से नाम रिकमेंड कर देगा फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कॉस्ट अकाउंटेंट कौन हो सकता है? अगेन एक इंडिविजुअल हो सकता है जो इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट रहेगा, या फिर एक फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट रह सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलो अच्छा, रेम्यूनरेशन जो है इट इज रिकमेंडेड बाय द ऑडिट कमिटी, कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली बाय द शेयर होल्डर। तो ऑब्वियसली ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन का पार्ट फाइनल रेटिफिकेशन या फिर फाइनल अप्रूवल किसका है? मेंबर्स का। उससे पहले कि ये जो लोग है बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी या फिर ओनली द बोर्ड, वो सिर्फ रिकमेंडेशंस देंगे। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब एक ऑडिटर के दिमाग में डाउट है कि सर मैं सीए भी हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, क्या मैं कॉस्ट ऑडिट कर दूं? आंसर इज नो। अगर कोई पर्सन स्टैट ऑडिटर की तरह अपॉइंट हुआ है, ऑडिटर की तरह, तो वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंस चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिटर हैज टू कंप्लाई विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज बट ऑब्वियस। क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशन याद है हमने 141(3) वगैरह पढ़ा था, वो एज इट इज यहां पे लग जाएगा, ठीक है? प्लस उसकी राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस सब कुछ सेम एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जो स्टैट ऑडिट के लिए पढ़ा था सेम।
प्लस कंपनी की ड्यूटी है इट हैज टू प्रोवाइड ऑल द असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू द कॉस्ट ऑडिटर। अब बात करते हैं सर, लास्ट बात रह गई है, बस छोटा सा पार्ट रह गया, समझ लो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है और क्या होगा उस चीज का। तो कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट सबमिट कर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे? द बोर्ड शैल फर्निश सच रिपोर्ट विद फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन एंड क्वालिफिकेशन कंटेंट देयरिन। सी, रिपोर्ट आई है बोर्ड के पास, बोर्ड इस चीज को सीजी के पास पहुंचाएगा। सर ऑडिट रिपोर्ट जो थी स्टैट ऑडिट की, वो तो सीजी के पास नहीं जाती थी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट ये जाएगी क्यों? स्टैट ऑडिट सारी कंपनीज को कराना है, कॉस्ट ऑडिट सीजी प्रिस्क्राइब कंपनीज को कराना है, तो इसमें स्पेसिफिकली आपको सीजी तक ये रिपोर्ट पहुंचानी पड़ेगी। कौन पहुंचाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहुंचाएगा। कैसे? अलोंग विद इट्स कमेंट्स ऑन एवरी नेगेटिव और एडवर्स रिमार्क। तो देखो, द बोर्ड शैल फर्निश सच रिपोर्ट, सच मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, अलोंग विद फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन एंड क्वालिफिकेशन। कब तक? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। और ये देखते हुए सीजी कुछ उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मंगवा सकता है। तो देख लो, इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड बाय द कंपनी, इफ सीजी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी, हो सकता है सीजी को लगे कि भैया हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या वो मंगवा सकता है? आंसर इज यस। सीजी में कॉल फॉर सच फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड कंपनी की ड्यूटी होगी कि विद इन टाइम स्पेसिफाइड उसको प्रोवाइड करी जाए। और इसका जो रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो होता है CRA 4 XBRL वे में इसको फाइल करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। क्या बात क्लियर है? एनेक्जर और ये रिकॉर्ड के रूल्स ये ना लर्न करो तब भी चल जाएगा। क्लियर है बात? सो दिस वाज बेसिकली 148। विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 10 भी खत्म हो चुका है। और हमने कितना टाइम लिया? ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। बट प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इसको 50 मिनट में भी करा सकता हूं, लेकिन मैं फिर सारी चीजें डिस्कस नहीं कराऊंगा, ऊपर ऊपर से आइडिया दूंगा। लगेगा रिवाइज हो रहा है, बट एक्चुअल में रिवाइज नहीं होगा। तो मैंने एक एक चीज कराई है। आपने कहीं पे भी क्लासेस अगर नहीं लिया, आप सिर्फ मेरी वाली रिवीजन देख के जा रहे हो, आप कंपनी लॉ में पास हो जाओगे, मेरी गारंटी। और सिर्फ पास नहीं, एग्जामिशन वाला पास, राइट? सो थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस। अच्छा लगे तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड जेन्युइनली, मैं कभी नहीं बोलूंगा अननेसेसरी टारगेट लाइक और ये सब। अच्छा लगे तो एंश्योर यू आर शोइंग योर फीडबैक एंड एप्रिसिएशन, बिकॉज उससे बाकी बच्चों को आइडिया लगता है कि सर ये वीडियो कैसा है, ये लेक्चर कैसा है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन। अच्छे से पढ़ो और अभी कॉन्टैक्ट में तो रहेंगे ही, अभी बहुत सारा मोटिवेशन वगैरह इस टाइम लास्ट में जो एक सपोर्ट चाहिए होता है वो आपके पास रहेगा। सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। सो टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर और मे बी सम अदर इंटरेक्शन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।